Welcome all, welcome all. Welcome all, beta. How are you all? कैसे हो भाई सभी लोग? How are you? सुपर सर, क्या बात है, क्या बात है भाई, सुपर ही रहने का भाई, सुपर ही रहने का। चलो भाई ज्वाइन हो जाओ, फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ। रिवीजन करके आए हो ना बेटा? अभी 2 लेक्चर केवल हुए हैं। अगर रिवीजन की आदत नहीं डालोगे तो जानते हो क्या प्रॉब्लम होगी आफ्टर फ्यू डेज। जब ज्यादा लेक्चर हो जाएंगे तो रिवीजन करने में आपको टाइम लगेगा। दैट्स वाई हम कहते हैं प्लीज बेटा रिवाइज योर नोट्स एवरी डे एंड एवरी डे। ओके। हेलो बेटा पवन, समीर, शाजिद मुलानी जी बेटा, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा चेतन, कैसे हो? कैसे हो भाई? बहुत मजा आने वाला है आज। यू विल एंजॉय अ लॉट टुडे। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, इन सब्सिक्वेंट लेक्चर आपका एंजॉयमेंट बढ़ता जाएगा। ओके। सो बेटा प्लीज कंफर्म एवरीवन, ऑडियो एंड वीडियो इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा पवन, समीर, चेतन, संकेत, जयंत, रेड्डी, शाजिद मुलानी, आर्यन मिश्रा, विभाष, यश चैन, जयंत, everyone beta, welcome welcome welcome, a very very warm welcome to all of you. Are you all ready with full energy, with full जोश? तैयार हो बेटा सभी लोग? स्टार्ट किया जाए? यस सर। ओके बेटा। So now beta we are in lecture number 3, mass transfer velocities and phase drift. इसमें यानी कि मेनली हमारा फोकस मास ट्रांसफर वेलोसिटीज के ऊपर होने वाला है और फेज ड्रिफ्ट क्या होता है ये जानना चाहते हैं हम। यहाँ जो डायग्राम देख रहे हो ये भी कुछ ऐसा ही देख रहे होगे, दैट समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट पाइप, और रेड कहीं पहुंचा है, ब्लू कहीं पहुंचा है और येलो कहीं पहुंचा है, मतलब यहाँ पे सब एक समान नहीं चल रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज। Okay, beta. So as you all know, this is Gaurav Srivastava, sir, educator head, Gate Chemic Learning App, Gate Chemic Institute, with 12 plus years of teaching experience to Gate Chemical Engineering aspirants. This is not experience of high school inter. उसको जोड़ेंगे तो जाने कहाँ चला जाएगा, क्योंकि जब हम इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ते थे उस समय हम हाई स्कूल वालों को पढ़ाया करते थे। जब हम क्लास 9th में पढ़ते थे तो क्लास 4th के बच्चों को पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो पढ़ाना तो हमारे अंदर बहुत पहले से रहा है। ठीक है, आप सोचो क्लास 9th में मैं अपना पॉकेट मनी फर्स्ट क्लास अपनी मेहनत से निकालता था। अपने घर से तकरीबन कह सकते हो 2 किलोमीटर दूर था और वो मैं पैदल जाता था, क्योंकि मुझे साइकिल से थोड़ा अच्छा नहीं लगता था घर जाना अगले के है, तो मैं पैदल जाता था। 8th 9th में मुझे बाइक रेगुलर नहीं मिलती थी। आप जानते हो घर वाले थोड़ा डरते हैं ना बच्चों को बाइक देने से। तो मैं क्लास 9th से ही बच्चों को, 9th क्या मतलब 8th क्लास में जब मैं था तब से पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों को, 4th के बच्चों को, 3rd के बच्चों को, 5th के बच्चों को। फिर आगे बढ़े हाई स्कूल में जब पहुंचे तो 9th, इंटर फर्स्ट ईयर हुए तो हाई स्कूल, एंड देन आज 12 साल से ज्यादा केवल गेट केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ाते हो गया। वो पुराना वाला सब पीछे हट गया। ठीक है, फायर फायर समीर, फायर दबाने के बाद से ऊपर सिंबल में जाओगे तब फायर का निशान बनेगा। देखो ऐसे, देखो 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 कैसे, अरे ये देखो, ये ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद से क्लिक करोगे तब फायर का निशान आता है शॉर्ट की से। ओके, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड मीन फ्री पाथ इन लेक्चर नंबर 2। हमने देखा मीन फ्री पाथ होता क्या है। जब मॉलिक्यूल्स चलता है जिगजैग मोशन में, ब्राउनियन मूवमेंट भी आप उसे कहते हो, जिगजैग मोशन में जब ये चलता है तो उस दौरान यह आपस में कोलाइड करता है या दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शंस और प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। इस प्रकार वो कुल कितनी बार टकराया और उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर डिस्टेंस को टकराने से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस ये चल रहा है हर एक बार टकराने के पहले ऑन एन एवरेज। उसको आपने कहा था मीन फ्री पाथ। ओके बेटा, एक बात और ध्यान रखना
कि डिफ्यूजन, अच्छा ये बताओ मीन फ्री पाथ की वैल्यू ज्यादा या कम, विच वन इज फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन? आप ये बताओ बेटा, आप लैम्डा क्या चाहते हो, फिर हम नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। प्लीज बेटा एवरीवन टेल मी लैम्डा की आप कौन सी वैल्यू चाहते हो जिससे हमारा डिफ्यूजन जो हो रहा है भाई साहब ये ज्यादा तेज हो, इसका रेट ज्यादा हो, तेजी से डिफ्यूज करे। आप लैम्डा की कौन सी वैल्यू चाहते हो, जल्दी बताओ बेटा, एवरीवन प्लीज टेल मी। आप लैम्डा मोर या लेस? सभी लोग जवाब दोगे, सभी लोग जवाब दोगे, दूसरे का केवल कमेंट मत देखा करो, सभी लोग जवाब दो एवरीवन। तो जयंत ने कहा है, समीर ने, बाकी लोग क्या सो रहे हो यार, हैं? बाकी लोग कहां हो भाई? पवन कुमार रेड्डी, चेतन, दिलीप राव, संकेत, एवरीवन बेटा, साजिद भाई, सभी लोग जवाब दो यार, एवरीवन एवरीवन। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। साजिद मुलानी बेटा लो क्यों बोल रहे हो? चेतन, दिलीप राव लो क्यों बोल रहे हो बेटा? ये बताओ, आपको मेले में मैं छोड़ दूं बेटा, मेला जानते हो ना, मेले में जा रहे हो, और कह दे बेटा इस दरवाजे से वो दूर दरवाजा 100 मीटर है, पहुंच के दिखाओ, टकराते टकराते धीरे धीरे जाओगे, और कहें बस 4-5 लोग रोड पे है जाओ, तो जल्दी जाओगे ना? अरे भाई तो टकराओगे तो आपका मीन फ्री पाथ कम होगा, तो समय नहीं लॉस हुआ, बार बार आपका डायरेक्शन बदलता जा रहा है। तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा होगी उतना ही तेज आपका डिफ्यूजन होगा। इस तरह आप कह सकते हो कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है ना बेटा, रेट है, इस डिफ्यूजन का जो रेट होता है ना, ये प्रपोर्शनल होता है इसके लैम्डा के। डिफ्यूजन का रेट जो है वो प्रपोर्शनल किसके आ गया? लैम्डा के। यानी कि जो डिफ्यूजिविटी, अभी आपको एक टर्म हम आगे पढ़ाएंगे, डिफ्यूजिविटी जब नाम ले लिया तो इतना जान लो डिफ्यूजिविटी क्या होती है। इट इज डिफ्यूजन मोबिलिटी, इट इज डिफ्यूजन मोबिलिटी। अभी आगे डिटेल में आएगा डिफ्यूजिविटी, diffusivity. This diffusivity is also known as diffusion mobility. diffusion mobility, मोबिल डालते हो गाड़ी में, हैं? मोबिल डालते हो कि नहीं डालते हो? तो बेटा मोबिल डालने से गाड़ी थोड़ा स्मूथ चलता है, वही डिफ्यूजन मोबिलिटी। कितना स्मूथली आराम से डिफ्यूजन हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन मोबिलिटी, डिफ्यूजिविटी। तो वह डिफ्यूजिविटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा लैम्डा का वैल्यू होगा। दैट मीन्स मीन फ्री पाथ हम क्या मांगता, और डिफ्यूजन आई वांट मोर, हम इसको ज्यादा हम इस ज्यादा चाहते हैं, हमारी चाह ज्यादा लैम्डा की। ठीक है, चलो तो पहला वाला टर्म क्लियर है। अब हम लोग आज सेकंड नंबर से स्टार्ट कर लें क्या? बोलो, मोलर कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। अभी सब लोग क्रिस्टल क्लियर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। दो बच्चा गलत किया था, चेतन और शाजिद, बेटा आपको क्रिस्टल क्लियर है, सभी को क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी जल्दी जवाब दो ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को 2 घंटे में कवर अप कर सकें। अगर जल्दी जल्दी क्लियर होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, और हम आगे तभी बढ़ेंगे बेटा जब आपका डार्कनेस 0% होगा। तो बेटा हाथ जोड़कर विनती है कि इस पूरे जर्नी में अगर किसी टॉपिक में 0% डार्कनेस ना हो, हमको आगे मत बढ़ने देना। जितना बार पूछना है उतने बार डाउट पूछो, लेकिन पूछते पूछते तब तक पूछो जब तक 0% डार्कनेस ना हो जाए, क्योंकि एक बार 0% डार्कनेस हो गया ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, साजिद कहते एक बार रिपीट। बेटा देखो देखो, यहाँ यहाँ देखो, एक बार यूं यहां से आपको चल के यहां जाने का बेटा, एक बार यूं 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 करके जा रहे हो इतनी टक्कर लेके, और एक बार यहां से यहां जाना है, यूं 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 यूं, ले पहुंच गया। अब बेटा फास्टर कौन सा है? ये स्लोअर हो गया ना, बोल बेटा, ये स्लोअर हो गया ना, क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा क्या है? लो है। ये फास्टर हो गया ना, बोलो, ये फास्टर हो गया ना, क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा क्या है? हायर है। समझ गया बेटा? इज इट क्लियर नाउ? बोलो बेटा, शाजिद बेटा, इज इट क्लियर नाउ? शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलो भैया, चलो क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। सो मोलर कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन, प्लीज बेटा एवरीवन साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स को बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। क्या बात, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा बेटा। साथ में पढ़ते जाएंगे, जो हम लिखेंगे साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि बाद में पीडीएफ को देख के केवल अगर नोट्स आप बनाने को जाओगे ना तो बहुत समय लगेगा उसको देख के बनाने में, उससे अच्छा उतनी देर में सोचो कितनी बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, सो नोट्स साथ साथ में बनाएंगे। मोलर कंसंट्रेशन, बेटा क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन? बहुत ही गंभीर समस्या है यार, कि होता क्या है मोलर कंसंट्रेशन। तो यार मोलर कंसंट्रेशन इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू
सिमिलर और कह लो सेम है यार, सिमिलर का है लिखें, छोड़ो सिमिलर ना लिखो, ऐसे लिख दो। इट इज व्हाट, इट इज सेम टू सेम व्हाट, मोलर डेंसिटी, कोई अंतर है नहीं है तो सिमिलर क्यों लिखिएगा, सेम है ना। मोलर डेंसिटी, molar concentration represented by simply C, and if you want to represent for any species I, then you can represent this as CI। और मास डेंसिटी या मोलर डेंसिटी जो आपने देखा था, मोलर डेंसिटी आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, रो एम, और रो अगर ith स्पेसीज के लिए देन यू कैन रिप्रेजेंटेड एज रो एम आई। ओके बेटा, रो एम आई। सो आपको पता है ना कि क्या होता है, क्या होता है मास डेंसिटी। अगर मास डेंसिटी आप जानते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बेटा, तो उसी प्रकार मोलर डेंसिटी क्या होगी, व्हाट इज मोलर डेंसिटी, मोलर डेंसिटी विल बी मोल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स इट। मोलर डेंसिटी क्या होगी, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, कहानी खत्म। तो लिख सकते हो मोल एन बाई वी। अगर आइथ कंपोनेंट के लिए लिख रहे हो, आइथ कंपोनेंट के लिए तो लिख दोगे एन आई बाई वी। बोलो बेटा, सभी को क्रिस्टल क्लियर, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर। तो चलो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि क्या होती है मोलर डेंसिटी। ओके बेटा, मोलर डेंसिटी देखो ध्यान से, अगर आपको लिखना है मोलर डेंसिटी फॉर आइथ कंपोनेंट के लिए, ऊपर तो हमने आपको बेसिक बताया, अब फिर से यहां देख लो, फॉर आइथ कंपोनेंट, फॉर आइथ कंपोनेंट क्या लिखोगे मोलर कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन आपका होगा सी आई, और सी आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट दिस सी आई, सी आई कैन बी रिटन एज ऊपर जैसा कि आपने देखा इट्स एन आई बाई वी, इट्स एन आई बाई वी। सिमिलरली अगर हम आपसे ये कहें कि बेटा टोटल मोलर कंसंट्रेशन कितना है, टोटल मोलर कंसंट्रेशन कितना है, तो सपोज करो टोटल मोलर कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भैया एक मीटर क्यूब में हम कहते हैं 2 मोल ए का है, 3 मोल बी का है, तो टोटल कितना मोल आ रहा है आपके उस 1 मीटर क्यूब में, 2 और 3 5, क्या किए ऐड किए हो ना। तो टोटल मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल सी आईज, दैट मीन्स एन इक्वल्स टू 1 टू एन, समेशन ऑफ, सॉरी एन यहाँ लिखा है, आई लिखा है ना, सो आई इक्वल्स टू 1 टू एन, आई इक्वल्स टू 1 टू एन। आपने अगर टोटल लिखना है तो क्या हो गया, आई इक्वल्स टू 1 टू एन सी आई। और बेटा ये जो अभी हमने लिखा है ना टोटल मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, टोटल मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो हमने लिखा है ना, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये भी हमेशा वैलिड है फॉर फ्लूइड्स, वैलिड फॉर फ्लूइड्स, नीचे वाला भी वैलिड किसके लिए है, फॉर फ्लूइड्स, लेकिन अभी हम लिखने वाले हैं फॉर गैसेस। अगर गैस का मामला होगा और वह गैस अगर आइडियल गैस होगी, ठीक है, अगर वह गैस कैसी होगी बेटा, आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे प्रोसेस कैलकुलेशन में और थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू के एनटी, क्या है ये आपको उस समय दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप ये जो सिंपल वाला इक्वेशन होता है आइडियल गैसेस किसे कहते हैं, जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करता है। और देखा जाता है कोई भी गैस आइडियल गैस की बात ही बिहेव करती है अगर वह लो प्रेशर पर हो और हाई टेम्परेचर पे। ये हमने प्रूव भी किया है मेरे थर्मोडायनेमिक के लेक्चर में, अगर आप देखोगे तो इसका प्रूफ भी आपको मिलेगा, यू विल गेट प्रूफ दैट वाई लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो अगर हम इसे फर्दर आगे डील करें तो वी कैन राइट पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, एंड बेटा दिस एन बाई वी मोल पर यूनिट वॉल्यूम, गजब है यार, ये तो सी आर टी है। दैट मीन्स टोटल कंसंट्रेशन वी कैन राइट एज टोटल प्रेशर अपॉन आर टी। Similarly, if I want to write for ith component, if I want to write for ith component, then I can write pressure in that mixture, ith pressure in that mixture अपॉन आर टी। एंड इसी को बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट, जो डिटेल में आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह भी लिखवाते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन के अंदर। तो सी आई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, पी आई बाई आर टी। अगर हम इसका हेल्प लें, अगर हम इसका हेल्प लें
तो इस दिए हुए इक्वेशन को जो भी आपने यहाँ लिखा है फर्दर आप एनालाइज करके क्या लिख सकते हो, चलो देखते हैं भैया। अगर इसे फर्दर एनालाइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी इक्वल्स टू summation of I equals to 1 to n, and in place of this ci I can write pi by rt। बोलो सही है कि नहीं सही है। आई कैन राइट पी आई बाई आर टी। आप चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो, 1 बाई आर टी समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन पी आई, और समीशन ऑफ ऑल पी आईज अगर इसको देखोगे तो समीशन ऑफ ऑल पी आईज मीन्स ऑल कंपोनेंट्स पार्शियल प्रेशर समीशन इन अ गिवन मिक्सचर बिकम्स इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। यही होता है बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप प्रोसेस कैलकुलेशन में इसको पढ़ते हो कि किसी भी मिक्सचर में मौजूद अगर हम सारे कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दें तो हमें उस सिस्टम का टोटल प्रेशर मिल जाता है। सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर्स बिकम्स इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ दैट सिस्टम। ओके बेटा, और समेशन ऑफ पी आई की जगह यानी कि पी लिख सकते हो। तो लो भैया ये तो आप ऐसे भी हो गया सी इक्वल्स टू पी बाई आर टी, जो आपने ऊपर अभी देखा था, तो इस तरह प्रूफ भी हो गया कि सही है। ठीक है, लेकिन सी इक्वल्स टू आप 1 बाई आर टी समेशन ऑफ पी आई केवल कब लिख सकते हो, ये केवल आप लिख सकते हो आइडियल गैसेस के केस में, फॉर आइडियल गैस, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका लिक्विड का मामला है तो वहां पे मत आप पी आई बाई आर टी लिखने लगना। ओके बेटा, यहां तक क्या आप सभी बच्चा लोग को क्रिस्टल क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मोलर कंसंट्रेशन आपको क्लियर है? बोलो जल्दी, कम ऑन बेटा। शैल वी मूव फॉरवर्ड टू मास कंसंट्रेशन? मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, खाली सिंपल सा नोटेशन था, बस दिमाग के अंदर बैठाना था। दीज आर फंडामेंटल्स। असली कहानी जो इक्वेशंस की कहानी है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होने वाली है। क्रिस्टल क्लियर? बहुत अच्छा बेटा। सिमिलरली मास कंसंट्रेशन लिखना है तो मास कंसंट्रेशन इज टोटली व्हाट इट इज, मास डेंसिटी, जिसे सिंपली आप डेंसिटी भी कहते हो। अगर कोई डेंसिटी नहीं कहे ना मुझसे डेंसिटी, तो डेंसिटी कहते याद आता है भैया मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसी को आप मास डेंसिटी भी कहते हो। थोड़ा और अगर कंफ्यूजन से बचना है, अगर इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, पूरा नाम क्या है? मास डेंसिटी। बट जनरली अगर किसी ने डेंसिटी कहा तो बाय डेंसिटी हम ले लेते हैं क्या? बाय डिफॉल्ट मास डेंसिटी। तो डेंसिटी, मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज m by v। अगर मास डेंसिटी रो है, अगर आप ये ith कंपोनेंट के लिए देख रहे हो, फॉर ith कंपोनेंट, तो ith कंपोनेंट के लिए क्या लिखोगे? रो आई। तो रो आई क्या हो जाएगा? मास ऑफ आई प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम, मास ऑफ आई प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर आप पिछली बार की तरह यहां भी आगे बढ़ोगे और लिखना चाहोगे आप क्या? टोटल मास कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। अगर आपको ये लिखना है टोटल मास कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, दैट मीन्स अगर इसे हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रो क्या हो गया बेटा? अगेन सेम टू सेम समेशन ऑफ ऑल रो आइज आई इक्वल्स टू 1 टू n, जहां आप एक मिक्सचर में पहले से निर्धारित कर दिए हो कि 1 मीटर की वॉल्यूम है, इसमें 2 kg है, 3 kg है, 5 kg है, 4 kg है, तो सबको ऐड कर दिया, हो गया आपका काम। ठीक है, पिछली बार की तरह अगर आप इसको भी ऊपर नीचे करना चाहोगे तो आप कर सकते हो क्या? बोलो, पिछली बार की तरह इसको ऊपर नीचे करना चाहो तो कर पाओगे इसे? या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखो हम बताते हैं। देखो बेटा, मास और मोल का एक रिलेशन होता है, सीधा सा रिलेशन होता है, जो आप लोगों ने प्रोसेस कैलकुलेशन में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताते हैं ना। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है मोल, और इस मोल में अगर बेटा आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना मॉलिक्यूलर वेट का, मिक्सचर है तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का, कोई प्योर कंपोनेंट है या किसी आयत कंपोनेंट के लिए देख रहे हो तो उस आयत कंपोनेंट का मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा? आ जाएगा मास। अगर मास में कोई चीज दी हुई है और मास को मोल में बदलना चाहते हो तो आप मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देख लो, सपोज हम कहते हैं 36 किलोग्राम वाटर है हमारे पास,
तो हमको क्या करना है, हमको इसको मोल में बदलना है। क्या करेंगे हम, 36 डिवाइडेड बाई H2O, 16 17 18 18। अब ये किलोग्राम साहब जो थे ये किलो मोल वाटर में बदल गए, यानी कि यहाँ क्या हो गया बेटा, 2 किलो मोल वाटर। उल्टा आप देख सकते हो, इस 2 किलो मोल में अगर हम 18 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दें तो 18 दुना क्या हो गया, 36 किलोग्राम वाटर। यानी कि मास से जब हमको मोल में जाना था, जब हमको बेटा मास से मोल में जाना था, तो हमने मास से मोल में क्या किया, डिवाइड किया। देखो, मास से मोल में डिवाइड किया, और जब मोल से मास में आना था हमने मल्टीप्लाई किया। देखो क्या किया, मल्टीप्लाई किया। बोलो बेटा ये सभी को क्लियर है? एक बार फिर से मेरे सारे प्यारे बच्चे क्रिस्टल क्लियर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट बता दो भाई एवरीवन। बोलो भाई, पवन, समीर, संकेत, संपत, जयंत, रेड्डी, साजन, मुलानी, आर्यन मिश्रा, विभाष कुमार नायक, यस, जयंत एंड ऑल, जयंत, निशांत, राज, सभी लोग बताओ बेटा, सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? चलो क्या बात है, क्या बात है, यानी कि आगे हम बढ़ सकते हैं। इसका मतलब बेटा पिछले दोनों में अगर आपको रिलेशन बैठाना है, इफ यू वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन मास कंसंट्रेशन एंड मोलर कंसंट्रेशन, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, देखो देखो, अगर रो यम है आपका, अगर इस रो यम में हम मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दें, अगर ith कंपोनेंट का है तो रो एम आई कर दो, ये एम आई कर दो, तो देख सकते हो क्या आ जाएगा आपका, रो आई आ जाएगा। बोलो ये सभी को क्लियर है? इज इट क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? ये रो एम आई क्या है, दिस इज नथिंग बट सी आई, तो लिख सकते हो सी आई एम आई बराबर रो आई, या सी आई बराबर रो आई बाई एम आई, where mi is molecular weight of ith component, molecular weight of ith component। चलो बेटा, तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही बेहतरीन यार। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, और हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मास फ्रैक्शन? अरे भैया, मोल फ्रैक्शन आपने देखा होगा ना, सिंपली कि अगर एथ कंपोनेंट के लिए आप देख रहे हो तो टोटल मोल कितना, उसमें ए का मोल कितना, मल्टीप्लाइड बाई 100, ना ना ना, फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन देख रहे हो, यक्स डैश, तो भैया ए का मास कितना बटा टोटल मास कितना, दिस इज मास फ्रैक्शन। तो ये तो बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक हो गया। हम इसको थोड़ा इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम इसे थोड़ा इक्वेशन के रूप में दिखाना चाहते हैं। हम इक्वेशन के रूप में कैसे दिखाएंगे, हाउ, इट्स वेरी वेरी इजी। चलो देखते हैं यार, देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, यक्स ए, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट आई। आप इसे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ ith कंपोनेंट डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल सी आईज। लो भैया, कितना मजा आ गया। और जो आपने ये लिखा है फॉर्मूला बॉटम में, समेशन ऑफ ऑल सी आई, क्या होता है बेटा, यही तो टोटल कंसंट्रेशन होता है ना। बोलो क्लियर है? ए की जगह आई कर दो, क्योंकि हम लोग आइथ कंपोनेंट कह रहे हैं ना अभी, तो इसलिए आई कर दो हर जगह। एक ही नोटेशन लेके चला जाए, ए को भी लाया जाएगा आगे, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर है आप सभी को बेटा? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? किसी बच्चा को कोई भी डाउट तो नहीं है ना? बोलो भाई, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, शैल वी मूव फॉरवर्ड? तो ये तो हो गया बेटा लिक्विड और गैस दोनों के लिए। लेकिन अगर केवल हम गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए बातें करें, तो वाई आई को क्या लिखोगे? अब देखो मास ट्रांसफर में आ गए हो, तो मास ट्रांसफर में हमेशा हम यक्स का इस्तेमाल लिक्विड के लिए करने वाले हैं, और वाई का इस्तेमाल गैस या वेपर के लिए करने वाले हैं। ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही एक ही क्वेश्चन में चलता है, तो ये कंफ्यूज मत हो ना। दूसरे सब्जेक्ट में तो एक ही नोटेशन ले लेते हो, यहाँ पे यक्स मतलब लिक्विड, वाई मतलब गैस,
ठीक है। तो अगर आपका आइडियल गैस है, इन दैट केस आप इस CI को क्या लिख सकते हो, PI/RT। बॉटम में इसे क्या लिख सकते हो आप, C को P/RT, P/RT। या फर्दर आप आगे बढ़ो तो ये क्या हो गया, PI/P। और बेटा यही तो आपका राउल्स लॉ होता है, अभी आगे आपको डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। दैट इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ आइस कंपोनेंट you want to calculate, then total pressure multiplied by their mole fraction, that's it। कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस ध्यान ये रहे कि ये वाला जो है ये तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ये वैलिड हमेशा है, फॉर फ्लूइड्स लिख लो इसे। लेकिन ये वाला जब लिखोगे, ये वाला, तो दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस, दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस, ओके। Similarly, if you want to write expression for mass fraction, तो मास फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, वही कहानी जो आपने इधर मोल फ्रैक्शन के साथ की। मास फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स आई डैश, तो एक्स आई डैश फॉर ith कंपोनेंट क्या लिखोगे, रो आई अपॉन समेशन ऑफ ऑल रो आई, या इसे फर्दर आगे बढ़ लो, लिख लो रो आई बाई रो। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये आप सभी को क्लियर है? फटाफट एक बार फिर से हमको कंफर्म कर दो तो हम आगे बढ़ जाएं यार। बोलो, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट्स टिल नाउ? बोलो 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 बेटा, नो डाउट्स टिल नाउ, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? चलो बहुत ही अच्छी बात है भाई, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये तो बातें हो गई बेटा किसकी, ये बातें हो गई हमारी मोलर कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में बातें कर लेते हैं। तो बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन में वेलोसिटी को दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। द वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, वन इज टर्म्ड एज मास एवरेज वेलोसिटी, वन इज टर्म्ड एज मास average velocity, and second one is termed as molar average velocity, ओके बेटा। अच्छा बेटा एक छोटा सा जवाब दोगे क्या हमें, छोटा सा जवाब देना हमें, बहुत ध्यान से सोचना, विचार करना और फिर जवाब देना सभी लोग, ठीक है सभी लोग। हमारे पास एयर है, एयर, ध्यान से सुनना, किसी टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर, ऑफ कोर्स अगर इस एयर के अंदर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन साहब हैं, इस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड साहब हैं, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन साहब है, तो मिक्सचर तीनों है, हमने कहा ये तीनों, यही तीनों है, तो डेफिनेटली तीनों के पास जो तीनों का टेम्परेचर इंडिविजुअल देखोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस ही होगा, तीनों के पास अपनी जो एनर्जी है सेम है। हाँ? अगर हम कहते हैं कॉमन सेंस, हम फिलहाल अलग अलग लिखते हैं, ये x मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे को भाग रहा है, इंटरनल एनर्जी है ना सब में, हाँ? तो भागेगा ना, स्टेशनरी थोड़ी ना, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। ये वाई मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से, ये जेड मीटर क्यूब मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सॉरी मीटर पर सेकेंड। कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, क्या ये तीनों सेम होगा, जस्ट टेल मी यस और नो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी 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 बताओ बेटा, क्या ये सेम होगा, बोलो बोलो भाई, क्या ये सेम होगा? एवरीवन प्लीज कमेंट, थिंक अ while एंड गिव आंसर। भाई तीनों के तीनों ही 50 डिग्री सेल्सियस पर हैं। अच्छा नहीं, तो यही बता दो फास्टेस्ट कौन है इसमें से, यही बता दो, अगर तीनों सेम नहीं है, चल भैया बता, तब सबसे तेज कौन सा है? कुछ भी बोलते हो, बताओ सबसे तेज कौन है?
सोचो, जल्दी बताओ भैया, सबसे तेज कौन है? हमारे नाइट्रोजन साहब हैं कि कौन है? साजिद जी कहते हैं सेम है, बाकी पवन, जयंत और समीर जी कहते हैं कि नहीं नहीं सर, सेम नहीं होगा सर, प्लीज सर। जैन जी कहते हैं कि नाइट्रोजन बहुत तेज भाग रहा है, बहुत बदमाश है, नटखट बच्चा है। हाँ ठीक है भैया जैन जी, बाकी लोग भी बताओ यार। अरे क्लास में चुप मत बैठा करो, हम हिटलर थोड़ा ना है कि उल्टा टांग देंगे हैं। प्लीज बेटा गिव मी आंसर एवरीवन, अपने व्यूज को बताइए, आप क्या सोचते हो ये हमें बताइए। बोलो बेटा सभी। पवन कुमार रेड्डी ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे तेज होगा। समीर कांजनी जी ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे तेज होगा। बेटा संकेत आप भी बता दो यार, हैं आर्यन आप भी बता दो, सभी लोग बता दो बेटा, विभाष आप भी बता दो, यस जैन, जयन, निशांत राज एंड एवरीवन, सभी लोग बता दो भाई, सभी लोग बता दो। नहीं पता आप लोग को। साजिद जी कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वही तेज होगा। क्या बात है बेटा साजिद, चलो ठीक है, देखते हैं साजिद की ये बात सत्य है कि असत्य है। और साजिद जी ये बताइए कि दो बच्चा है, ठीक है, एक तो बहुत 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 खाता है, लाडला है घर का, खिला खिला के तोदुमल बना दिया, या ऐसा कर लो हमारे अंबानी साहब का लड़का है, हमारे अंबानी साहब का लड़का, अरे वही अंबानी साहब हैं जिनके रिलायंस में चाहते हो नौकरी करना, ये हमारे अंबानी साहब का लड़का है। अंबानी साहब गुस्साइएगा नहीं, मेरे बच्चों को नौकरी दीजिएगा भाई, डायग्राम हम अच्छा बना रहे हैं आपके लड़के का है। और ये वर्कआउट करके उन्हीं का लड़का अभी यूं हो गया है। देखिए अंबानी जी खुश हो गए ना, आपके बच्चे को स्लिम ट्रिम हम दिखा दिए, अब मेरे बच्चे को फटाफट नौकरी दीजिए। अब बेटा दोनों ही समय में अगर इनके पास एनर्जी सेम है, कौन ज्यादा तेज भागेगा बेटा सेम एनर्जी का इस्तेमाल करके, जरा बता ही दो यार, बता ही दो बेटा साजिद एक बार फिर है। हाँ अंबानी साहब भी केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपको बता दें, जो नहीं जानता है उसकी जानकारी के लिए। इसमें से ज्यादा तेज कौन भागेगा? हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट, मोटा वाला तगड़ा वाला जो भारी है, हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला या लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, कौन तेज भागेगा? अब तो कॉमन सेंस लगा लो यार। क्या बात, क्या बात है, कैलिफोर्निया से। तो बताओ बेटा हाई वाला तेज भागेगा सेम एनर्जी का इस्तेमाल करके या लो वाला तेज भागेगा? बोलो कौन तेज भागेगा? अगर फार्मूला लगा लो सिंपल, एक इनडायरेक्ट ई बराबर एम सी स्क्वायर टाइप का भी, स्पीड ऑफ लाइट से भी अगर इसको रिलेट करके देखो, तो जिसका मास ज्यादा, फॉर सेम एनर्जी, फॉर सेम एनर्जी उस साहब का स्पीड कम हो गया ना। एग्जाम्पल बहुत खतरनाक देते हो आप, क्या बात है बेटा साजिद, समझ में आ गया ना, बस इतना ही चाहत थी हमारी। तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेम कहे और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गए। अभी इसमें देखोगे बेटा तो मॉलिक्यूलर वेट की कहानी जब देखिएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का होता है 28, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, ऑक्सीजन का होता है 32। अब आप समझ सकते हो कि जेड नहीं सॉरी वाई आपका स्लोवेस्ट होगा, उससे तेज जेड भागेगा, उससे तेज यक्स भागेगा। ठीक है, बोलो ये क्लियर हो गया ना सभी को? ये सभी बच्चा लोग को क्लियर हो गया। तो अब सवाल ये है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप तो लिखते हो एयर की वेलोसिटी, आप कहाँ लिखते हो कि एयर के अंदर नाइट्रोजन ये है, ऑक्सीजन वो है, CO2 ये है? ऐसा कभी लिखे हो क्या? आप कभी नहीं लिखे हो। एयर वेलोसिटी इन एनी सब्जेक्ट आप ऐसा लिखते हो। तो कौन सी वेलोसिटी लेते हैं बेटा आपको पता है? हम लेते हैं क्या, अगर इस एयर की वेलोसिटी हम लिख दें कि यू एयर, तो ये क्या है, यही हमारा एवरेज वेलोसिटी है। ये इन सारे ही जितने इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, ये इन सभी की एवरेज वेलोसिटी, इन सबको एवरेज, इन सबका एवरेज लिया गया है। ये इन सभी का क्या है बेटा, एवरेज। अब ये एवरेज जो है बेटा, आप बेस्ड अपॉन मास भी ले सकते हो, बेस्ड अपॉन मोल भी ले सकते हो। इस प्रकार यहाँ दो चीजें आ गई, इस प्रकार यहाँ दो आ गई, दो लोग का जन्म हो गया। एक का जन्म हुआ जिसे कहा गया मास एवरेज वेलोसिटी, सिंपली आप वी
मास एवरेज लिख सकते हो, और दूसरा आ गया मोलर एवरेज वेलोसिटी, जिसे वी मोलर एवरेज लिख सकते हो। यानी कि इन दोनों को ही हमें बारी बारी से पढ़ना होगा। बोलो बेटा, ये क्या आप सभी को क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? यहां तक क्लियर है? बोलो 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 बेटा जल्दी। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड? देखा जाए कि ये दोनों क्या है, इनकी कहानी क्या है, बोलो। क्लियर है सभी को? चलो बहुत अच्छा। अभी देखो एक बात और ध्यान से सुनना। जब आपने प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ा था इन पीसी, अभी हम इस सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं, जब आपने प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ा था, इन प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं भी पढ़ा था तो आपने एक फार्मूला देखा होगा कॉलेज लेवल पे भी, अगर हमसे नहीं भी पढ़ा है तो, कि जब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे तो हम लिखते थे समीशन ऑफ एक्स आई एम आई एंड आई इक्वल्स टू 1 to n। लेकिन हाँ, यहाँ पत्थर की लकीर होता था कि ये मोल फ्रैक्शन ही होगा। ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ही होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमको एयर का निकालना है, जिसमें केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, तो क्या लिखते थे? एक्स एक्स एन टू यम एन टू प्लस यक्स ओ टू यम ओ टू। अगर ये हम लिख रहे हैं जो ये बाई वॉल्यूम या बाई मोल है, तो क्या लिखते थे यहाँ? एक्स एन 2.79 इंटू 28 धन 0.21 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये आ जाता था आपका 28.84। आई होप कि ये आप सभी को रिमेंबर होगा। बोलो बेटा, ये सभी को रिमेंबर है ना एवरीवन? तो जिस प्रकार हम वहां पे ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए काम करते थे बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अब जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करने जाओगे इस मास एवरेज वेलोसिटी या मोलर एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है, जिस तरह आपने पीछे देखा उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे अब निकालने जाओगे क्या मास एवरेज या मोलर एवरेज वेलोसिटी को, तो आप सेम टू सेम उसी प्रकार बेटा अभी वापस से करोगे। जैसे अगर यहाँ लिखना है क्या, चलो पहले हम लिख लेते हैं मास एवरेज वेलोसिटी। बस अंतर ये रहेगा कि मास एवरेज वेलोसिटी में आपका मास फ्रैक्शन आएगा, मोलर एवरेज वेलोसिटी में आपका मोल फ्रैक्शन आएगा। तो ये हो गया बेटा मास एवरेज वेलोसिटी, जिसे आप वी मास एवरेज लिख रहे हो। ठीक है, वी मास एवरेज लिख रहे हो। तो चलो भैया इन साहब को थोड़ा हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। चलो ध्यान से देखेंगे बेटा, एवरीवन पे अटेंशन हियर। वी मास एवरेज, V mass average, it can be written as। निशांत राज जी कहते हैं सर कौन से कंडीशन, सर एक एग्जांपल दे दीजिए सेम वैल्यू के साथ। बेटा अभी एक न्यूमेरिकल लगवाने वाले हैं, देखो इसी पे बेस ये न्यूमेरिकल हमने बना रखा है अभी, सो डोंट वरी बेटा। ठीक है, अभी हम इसको डिराइव तो कर दें कि इसका फॉर्मूला आता कैसे है। ये तो हमने इसका दिखाया आपको कि ये कैसे एनालॉगस है, इसका ये एनालॉगस नेचर है प्रोसेस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। जैसा आप फार्मूला देखते हो निशांत, उसी प्रकार आप यहाँ भी फार्मूला देखते हो। ठीक है बेटा निशांत, सो वी मास एवरेज क्या हो जाएगा? सिंपली समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n rho I vi, where vi is velocity of ith component, velocity of ith component divided by I equals to 1 to n rho I। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इससे आप 1/रो लिख सकते हो। समेशन ऑफ ऑल रो आइज विल गिव यू रो, सो 1/रो समेशन ऑफ रो आई वी आई इक्वल्स टू 1 to n। अगर इस रो को अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ हो जाएगा रो आई बाई रो मल्टीप्लाइड बाई वी आई। और बेटा रो आई बाई रो क्या होता है? रो आई बाई रो आपका होता है क्या? ये आपका होता है एक्स आई। तो दो भैया एक्स आई डैश, एक्स आई नहीं एक्स आई डैश इंटू वी आई। ये आपका मस्त वाला वी मास एवरेज निकल आया। बोलो बेटा क्या ये सभी को क्लियर है? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये इक्वेशन आप सभी को क्रिस्टल क्लियर है? यानी कि याद करना बहुत ही आसान है। हम इसको डेंसिटी के फॉर्म से क्यों लेके आए? बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो मास एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो आई होप कि आप निकाल लोगे कि कौन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मास एवरेज वेलोसिटी को। क्लियर बेटा? वी आई इज वेलोसिटी ऑफ ith कंपोनेंट। वी आई इज वेलोसिटी ऑफ ith कंपोनेंट। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? जयंत एंड निशांत एंड एवरीवन, ये फार्मूला सभी को क्लियर है? तो याद रखना बहुत ही आसान है, यानी कि एनालॉगस नेचर था और कोई फॉर्मूले में जटिलता नहीं है। बुक में आपको सीधे ऐसा भी मिल सकता है, बस उसको सॉल्व करके लाओगे तो यहीं पे आके एंड होता है। ठीक है। सिमिलरली बेटा हम लोग मोलर एवरेज वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि मोलर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग मेरे प्यारे बच्चे डालेंगे मोलर एवरेज वेलोसिटी। मोलर एवरेज वेलोसिटी। अब भैया वो मास का मामला था, ये मोल का मामला है यार, है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी मोल एवरेज। चलो भाई साहब देख लेते हैं, इन साहब को भी खुश कर दिया जाए थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करके। हाँ, तो वी मोल एवरेज, वी मोल एवरेज। बेटा मेरी वॉइस एकदम तेज आती है ना कि हम माइक लगा लें? ये बताओ, क्योंकि हमने एडिशनल वाला जो लगाते थे इसमें माइक नहीं लगाया है, डायरेक्टली मेरे लैपटॉप से जितना जा रहा है वही हमने लगाया है। क्या माइक की रिक्वायरमेंट है या मेरी वॉइस बिल्कुल फैंटेस्टिक है? ये बताओ। अगर सही है तो सीसी लिख दो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से माइक लगा लेंगे तो और तेज आएगा आवाज। क्या माइक की रिक्वायरमेंट है? जल्दी बोलो भाई कि हम आगे कंटिन्यू करें। फैंटास्टिक, नो माइक, चलो फिर सही है। सो वी मोलर एवरेज, तो बेटा वी मोलर एवरेज पिछली बार की तरह ही आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? हाउ टू डिफाइन वी मोलर एवरेज? अगेन बेटा समेशन ऑफ, पिछली बार रो आई एम आई था, तो आपकी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n, आपकी रो आई की जगह क्या हो जाएगा? सी आई इंटू वी आई, वेयर वी आई इज वेलोसिटी ऑफ ith कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ हो जाएगा सी आई। पिछली बार की तरह एक बार फिर आप इसे 1 बाई सी लिख सकते हो, बिकॉज समेशन ऑफ ऑल सी आई विल गिव यू टोटल कंसंट्रेशन, टोटल मोलर कंसंट्रेशन सी, एंड इक्वल्स मल्टीप्लाइड बाई आई, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n सी आई इंटू वी आई। इसको अंदर भेज देंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n, एंड दिस इज सी आई बाई सी मल्टीप्लाइड बाई वी आई। फर्दर आगे बढ़ोगे बेटा तो हो जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n, और अभी एक्स आई इंटू वी आई। देखा बेटा कितना आसान फॉर्मूला है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? दैट मीन्स एक बार फिर से हम लोग वही सिंपल सा फॉर्मूला पा गए कि जो v मोलर एवरेज अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n एंड एक्स आई इंटू वी आई। कहानी खत्म हो गई। बोलो सभी को क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बोलो सभी को क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या थोड़ा हम और आगे बढ़े बेटा? वेलोसिटी सभी को क्लियर है? एक्स आई डैश क्या था? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ये जो एक्स आई है ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। वहीं दूसरी तरफ जो आपने पिछले स्लाइड पे देखा था एक्स आई डैश, ये था मास फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, मास फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। समझ गया बेटा कि एक्स आई डैश क्या है? शाजिद, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, फैंटेस्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर। अच्छा क्या बता सकते हो कि ये वी मोलर एवरेज और वी मास एवरेज ये सेम कब होगी? व्हेन, अगर आपसे मैं छोटा सा प्रश्न पूछूं, दैट व्हेन इन विच केस वी मास एवरेज कैन बी रिटन एज वी मोलर एवरेज, तो बता सकते हो यार? इसका जवाब है किसी के पास? बोलो भाई, किसी के पास जवाब है कि ऐसा कब लिख सकते हो? व्हेन वी कैन राइट दिस? सोचो 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 सोचो, आराम से सोचो भैया, हम तो आराम से
आराम फरमा रहे हैं आप, सोच लो। तो पवन जी कहते हैं व्हेन कंपोनेंट्स हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, मास फ्रैक्शन बराबर मोल फ्रैक्शन, जयंत रेड्डी जी कहते हैं व्हेन द कंपोनेंट इज सेम। बेटा कंपोनेंट्स का सेम मॉलिक्यूलर वेट से क्या फर्क पड़े है? सेम मॉलिक्यूलर वेट से यही फर्क पड़े है जो जयंत ने कहा कि मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। सर व्हेन 1 मोल ऑफ कंपोनेंट आर गिवन, नहीं बेटा आर्यन ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 1 हो 100 हो 1000 हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो जैसा कि जयंत जी ने कहा कि जब मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ऐसा कब होगा भैया? मतलब हम कोई एक ऐसा कंपोनेंट ए ले लें, ठीक है, चलो एनालिसिस करते हैं, केस एनालिसिस। आओ इस केस को देखो, ठीक है। अगर हम ए ले रहे हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट है कुछ 50 या 5 मान लो या 15 मान लो, ऐसे बी ले रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट भी है 15, ठीक है। नहीं बेटा जयंत, आइडियल केस ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ देखो। सो अगर हम ये कहते हैं इस केस में, इन दिस केस, कि जो हमारा ए और बी है, ये ए भी हमारा 50 मोल है और बी भी हमारा 50 मोल है, ठीक है। ये 50 बी 50, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा होगा। सही बात है भाई, सेम टेम्परेचर पे है ना, दोनों दोनों टेम्परेचर टी पर हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये 50 मोल को अगर 15 से मल्टीप्लाई मार दें तो 15 पचे 75 होता है, 750 ग्राम ये भी है, 750 ग्राम ये भी है। चलो हम एनालिसिस ऐसा नहीं हम जानेंगे, हम पूरा लिख के देखते हैं चलो कि ये बात सत्य है कि नहीं। एक बात तो तय हो गई है कि यहाँ पे चाहे यक्स ए है चाहे यक्स ए डैश है, दोनों का दोनों आपका सेम टू सेम है और वो है 0.5, पत्थर की लकीर है। अब ले भैया, अगर ये बराबर है तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जब v मास एवरेज लिखोगे और जब v मोलर एवरेज लिखोगे तो इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वी आई, एक्स आई डैश इंटू वी आई, यह एक्स आई इंटू वी आई। और जब हमने कह दिया कि यक्स आई डैश यक्स आई के बराबर है, ले भैया सारा मामला तो यही सेट हो गया। तो अगर ये दोनों सेम है, इफ दिस इज सेम, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। बोलो इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? चाहिए आप सभी को क्लियर है। और अगला केस कह सकते हो कि भैया प्योर कंपोनेंट है, और जब प्योर ठहरा तो फिर वही कहानी आएगी ना कि एक्स आई वन एक्स आई डैश भी वन, क्योंकि भैया प्योर है वो प्योर है, कुछ और है ही नहीं। बोलो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सिंपली प्योर हो या जो भी हो, दोनों ही केस के लिए आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन आंसर क्या लिखोगे, व्हेन एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई डैश। बोलो बेटा क्या ये सभी को क्लियर है? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? बोलो भाई बोलो, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े? सभी बच्चा लोग को क्लियर? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, सबको क्लियर है। चलो भैया, तो ये छोटा सा प्रश्न आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जरा हमको मास एवरेज और मोलर एवरेज निकाल के दिखा दो यार। ध्यान रहे, इफ नथिंग मेंशन्ड इन योर प्रॉब्लम देन यू कैन टेक फ्रॉम योर साइड आइडियल गैस, अगर कुछ नॉन आइडियलिटी के बारे में नहीं लिखा। और आइडियल गैस के लिए आपको पता है कि जो मोल परसेंट होता है
वो वॉल्यूम परसेंट के बराबर होता है और यही प्रेशर परसेंट के बराबर होता है। तो ये बेसिक अपना ध्यान रखना। यहाँ बाई वॉल्यूम दिया है तो आप यानी कि इसे बाई मोल भी ले सकते हो, लेकिन बाई मास मत ले लेना। तो यानी कि इसमें पहले आप आसानी से क्या निकाल लोगे, आप आसानी से निकाल लोगे मोलर एवरेज, लेकिन मास एवरेज के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा आप लोग अपना कैलकुलेट करो प्लीज, हमको मत देखो हम कैसे कर रहे हैं, हमारा मत देखो। हाँ, नो नो चीटिंग, नो चीटिंग प्लीज, नो चीटिंग है फ्रॉम क्वेश्चन डेटा। हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करो। हम इसलिए जल्दी यहाँ कर दे रहे हैं कि थोड़ा समय लॉस नहीं होगा। आप जब लगा लोगे तो आई होप कि पहला वाला पार्ट तो आपका बहुत ही आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये तीन ही कंपोनेंट कहाँ दिख रहा है जी? एक ठो कंपोनेंट हम उड़ा दिए हैं लग रहा है। ओह माय गॉड, एक सेकंड रुको भैया, एक सेकंड बेटा रुक जाओ। इसका एक कंपोनेंट उड़ा दिए हैं हम। जरा क्वेश्चन को टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, अभी नहीं लगा पाओगे। क्वेश्चन ही गलत है, लगाओगे क्या? क्वेश्चन ही गलत है, लगाओगे क्या? जरा रुक जाओ भाई, देख लें भैया क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया रहा। एक सेकंड बेटा रुक जाओ, जरा क्वेश्चन में देख लें कि कहाँ पे टाइपिंग एरर आ गया है, उसके बाद लगाना। अभी बिल्कुल नहीं लगेगा, अभी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा ही गायब है। ये रहा प्रश्न। तो 10 H2 है, ठीक है, 25 CO2। ओके, ये 20 ऑक्सीजन उड़ गया है यहाँ से। तो क्वेश्चन को सही कर लो। यहाँ पे आपका एक कॉमा है, 20% यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब लगा सकते हो, अब आप लगा सकते हो। ठीक है, फ्लो थ्रू अ ट्यूब ऑफ 5 diameter एंड यहाँ ये 9 बार प्रेशर। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर, ठीक है, 05 005 02 01। सही है, सही है। यहाँ कामा लगा दो, बस। चलो अब निकाल सकते हो, अब निकाल सकते हो। चलो बेटा, एक सेकंड, कमेंट को एक्टिव कर लेने तो भाई। बेटा आप जो भी लाइव ज्वाइन नहीं करते हो बेटा, सभी लोग लाइव ज्वाइन किया करो। बहुत सारे बच्चे अभी लाइव से गायब हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग लाइव ज्वाइन करो। आप लोग लापरवाही ना किया करो, लापरवाही करते हो जिसका नतीजा ये होता है कि सिलेबस में पीछे छूट जाते हो। ठीक है, तो जो भी इसकी रिकॉर्डिंग देखेगा बेटा, अगले लेक्चर से लाइव आना है, कंपलसरी कर देंगे कुछ दिन में। बदमाशी अगर ऐसे करोगे तो ठीक है, उनकी आईडी में हम इसकी रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे अगर बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के गायब हो गए तो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे के गायब हो सकते हो, विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं छोड़ना है लाइव क्लास। हमें वैलिड रीज़न बताओ, तब हम अलाउ कर देंगे। ध्यान रहे बेटा, सारे बच्चे जो भी इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे सुन लेना, आपकी में लेक्चर अपलोड नहीं होगा, लिमिटेशन लगा देंगे। फिर जब तक कॉल करके बताओगे नहीं वैलिड रीज़न, तब तक नहीं होगा। या फिर कह दोगे सर हमको आपका 1-to-1 गाइडेंस नहीं चाहिए, मैं खुद पढ़ूंगा अपनी मर्जी से, तब हम छोड़ देंगे। जाओ, ऐप सब्सक्रिप्शन ले लिया है, जैसे मन करे वैसे पढ़ो, गाइडेंस तब नहीं देंगे। ठीक है, हमारे गाइडेंस के साथ अगर आगे बढ़ना है तो ध्यान रहे जो बातें कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो फिर वही है, गेट 24 के बजाय 25 देखना पड़ेगा, यही गलती करते हो। ठीक है, साथ साथ में चीज़ों को नहीं ख़त्म करते हो, टास्क में डिले करते हो। तो यहाँ पे आपका साथ में दिया हुआ है velocity of respective components are V H2 is given as 0.05 meter per second, V CO2 is given as 0.005 meter per second, and VO2 is given as 0.02 meter per second,
and V N2 is given as 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो V मोलर एवरेज क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल xi into Vi, I equals to 1 to n. That means here you can write beta x of H2 into V of S2 plus x of CO2 into V of CO2 plus x of O2 into V of O2 plus x of N2 into V of N2। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, आंसर बता दो। चलो साजिद का आंसर आ गया। जरा एक बच्चा और कंफर्म कर दो अगर सेम आंसर, तो हमको कैलसी नहीं चलाना पड़ेगा यार। एक बच्चा और अगर कंफर्म कर दे तो हमको केएलसी नहीं चलानी पड़ेगी। बोलो भाई बोलो। कितना आ रहा है? यस सर सेम। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा साजिद। सो 0.0147 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर नंबर 1। ओके बेटा, क्लियर सभी को? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेकेंड वन। एंड सेकेंड वन, यहाँ पे हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि इन साहब का क्या है डायामीटर, टोटल बार प्रेशर, टोटल से मतलब ही नहीं है अभी हमको, क्योंकि हमसे जो पूछा है उसके लिए केवल यही डेटा रिक्वायरमेंट था, एक्स और वी। ओके, मोलर एवरेज जयंत का आ गया 0.01475। चलो भाई अभी देख लेते हैं जयंत जी, बाकी लोग भी निकाल लो। जयंत रेड्डी जी का अलग आ रहा है, 0.01725 आ रहा है। यार कैलसी हम उठा ही लें क्या? छोटा सा कैलकुलेशन है यार। ये सही है ना? देखो भैया, बाद में रिकॉर्डिंग देख के, स्लाइड देख के मत कहना सर जी गलत आंसर लिख दिए। ये आप लोग का डेटा है, ये कैलकुलेशन आपका है, ये हमारा कैलकुलेशन नहीं है। इसका आंसर हम नोट करना भूल गए हैं। ठीक है, तो देख लो सही है ना? कल से अब लग रहा है कैलसी लेके बैठना पड़ेगा। कैलसी यहीं आसपास हमारे है, कहीं दब गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सही है ना? एक बार ये बता दो, पहले नहीं, पहले इसको बता दो सही है। एक बार लिख दो ये सही है, जस्ट राइट यस इन कमेंट सेक्शन। यस सर इट इज करेक्ट। ओके बेटा निशांत। तो चलो नेक्स्ट वाला देख लो बेटा। आपको डायरेक्ट टेक्निक हमने प्रोसेस कैलकुलेशन में सिखाया हुआ है, एक बार फिर से यहाँ सिखा देते हैं। ठीक है, आपको निकालना है यक्स डैश ऑफ यस टू। तो यक्स डैश ऑफ यस टू के लिए क्या करोगे जानते हो? वेरी वेरी इजी फॉर्मूला। ये आपके पास यक्स एच टू है और यक्स एच टू जो है ये आपका मास मोल फ्रैक्शन है। तो मोल से मास में जाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो क्वांटिटी का बिना इस्तेमाल किए भी आप ऐसा कर सकते हो। नीचे में क्या आएगा? यक्स एच टू यम एच टू प्लस और क्या क्या था भैया? CO2 O2 N2, CO2 CO2 O2 और N2। और बेटा आपको जान के खुशी होगी कि ये डिनोमिनेटर वाला टर्म ना एवरेज मॉल का वेट को शो कर रहा है? तो पतली गली में चाहो तो इसको निकाल ही लो यार। 0.1 इंटू 2 प्लस CO2 साहब कितना है? 25 20 45, 25 20 45। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है CO2 का? 44, O2 का 32, N2 का 28। ओके, ये कितना आ रहा है बेटा? ये बताओ जरा कितना आ रहा है, इसे कैलकुलेट करके बताओ। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताओ जरा कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। टेल मी बेटा, वैल्यू ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। बोलो भाई। 30.2। ओके ओके बेटा 30.2। तो इस प्रकार आपका यक्स डैश एस टू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 2 बाई 30.2। ठीक है, सिमिलरली यक्स डैश CO2 निकालना होगा। तो यहाँ x CO2
इंटू MCO2 बटा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रहे ये मोल से मास में नीचे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, जब मास से मोल जाओगे तो बटे बटे में होगा, उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, XCO2 कितना है बेटा आपका 0.25 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 30.2। सिमिलरली X डैश O2 निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 30.2। और लास्ट वाला निकालना है तो इतना बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सब्सट्रैक्ट 1 माइनस ऑल अदर मास फ्रैक्शंस। ओके, चलो तो कितना आ गया बेटा ये, कहीं कैलसी दिख जाओ। ये फर्स्ट वाला बताओ कितना आ रहा है जरा, 0.2 बाई 30.2। अच्छा, H का 0.0066 देख लेना यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। एंड CO2 का कितना आ रहा है बेटा, CO2 का 0.3642। वेरी गुड। एंड मिनिमम 4 डेसिमल प्लेस तक लेना बेटा सभी लोग, ताकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो तो परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, 0.36 एंड दिस वन बेटा, नहीं यार ये 0.36 नहीं आएगा, देखो जरा कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, वो 2.211 0.2119 एंड लास्ट वन 1 माइनस 0.0066 माइनस 0.3642 माइनस 0.2119। देखो कैलकुलेशन से घबराते नहीं हैं, और कैलकुलेशन जो जितना ज़्यादा आराम से करेगा बिना घबराए, गेट आपका कैलकुलेशन बहुत खतरनाक वाला चेक करता है। तो ये आ गया 0.4172। अब इसके आगे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सब कुछ आपको दे दिए हैं। अब आप हमें आंसर बताओ कि इस तरह बेटा V मोल एवरेज कितना आ गया फाइनली, बोलो V मोल एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन बोलो भाई कितना आ गया ये फाइनल वैल्यू। फॉर्मूला पता है आपको, पिछली बार की तरह ही लगाना है। वैल्यू बताओ, V मोल एवरेज, V मोलर एवरेज की वैल्यू बताओ। ये सब चेक कर लेना आप, ठीक है, ऊपर नीचे हो तो सही कर लेना, बाद में रिकॉर्डिंग वाले देख के मैसेज मत भेजना कि सर 0.2119 नहीं है 0.2127 है। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होगा अपना कैलकुलेशन ये देखना, कल से हम खुद कैलसी लेके बैठेंगे ताकि कैलकुलेशन पे उंगलियां ना उठा पाए कोई। बोलो कितना आ रहा बेटा, V मोल एवरेज कितना आ रहा बेटा समीर, V मोल एवरेज क्या करोगे, X डैश H2 इंटू वी ऑफ H2 प्लस X डैश CO2 इंटू वी ऑफ CO2 प्लस X डैश O2 V ऑफ O2 प्लस X डैश N2 V ऑफ N2। बोलो बेटा कितना आ गया, ये सारा डैश वाला वैल्यू पुट करो, VS2 VCO2 O2 और N2 पिछले पेज पे था 0.010561। ये जयंत ने बोला है, अगर सही है तो एक दो बच्चा और इसे वेरीफाई कर दो बेटा। इज इट करेक्ट बेटा, एवरीवन प्लीज टेल मी इज इट करेक्ट। पॉइंट, चलो दो बच्चों का लगभग सेम आ गया, मतलब मामला फर्स्ट क्लास है। चल भैया, करेक्ट, क्या बात, बोलो बेटा सभी को क्रिस्टल क्लियर। शैल वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक पे चलें, ये सभी को क्लियर।
बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? चलो बहुत अच्छा। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर क्लास जा चुकी है, तो एक छोटा सा 1 मिनट का वाटर ब्रेक देते हैं। पानी वानी पियो, लाइव रहेंगे, पानी पी के दिमाग को रिफ्रेश करो, नए कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। चलो 1 मिनट का आपको समय दिया। थर्टी सेकेंड लेफ्ट। पानी वानी पी के रिवीजन कर लो, पन्ने को पलट के देख लो क्या क्या पढ़े हो। स्टार्ट किया जाए बेटा, एवरीवन रेडी? बोलो। इससे ज्यादा आराम नहीं करने का, बस आपके दिमाग को रिलैक्स दिए थे बेटा। जो भी एम एवरेज, कौन मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज बोल रहे हो बेटा? मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज होता है समेशन ऑफ एक्स आई एम आई। दैट मीन्स जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, इसको ऐड कर दो, मिल जाएगा। ठीक है बेटा साजिद? और ये डिटेल में आपको मास अरे प्रोसेस कैलकुलेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। साजिद एंड एवरीवन, चलो भाई। तो अब अगला टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन डिफरेंस एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये तो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये पॉइंट आपका है 1 और यह एक पॉइंट है 2। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मान लो कुछ x डिस्टेंस पर हैं। पॉइंट 1 पर कंसंट्रेशन कुछ Ca1 पाया गया, पॉइंट 2 पर कंसंट्रेशन कुछ Ca2 है। द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एट पॉइंट 1 इज Ca1, एट पॉइंट 2 इट इज Ca2, and if I am writing that Ca1 is greater than Ca2, suppose, then here concentration difference can be given as concentration difference can be given as delta C, or simply you can write it as Ca1 minus Ca2 here. Okay beta? And here if I want to write concentration gradient, then gradient means what? Gradient means आपने जो कंसंट्रेशन डिफरेंस निकाला है वो दो पॉइंट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो दिस इज योर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलो बेटा, सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया? ये एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ब्यूटीफुल टॉपिक? ये सभी को क्लियर है?
आगे बढ़े बेटा। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? चलो बहुत आसान था, यानी कि दिस इज वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड। पवन कुमार रेड्डी जी कहते हैं सर इसको रिपीट कर दीजिए, ग्रेडियंट को। बेटा ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जो भी डिफरेंस आपने लिया है वो कितनी दूरी पर थे पॉइंट्स। जैसे अगर टेम्परेचर की बात करो, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 था, इस पॉइंट पर टेम्परेचर T2 था, और अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से यक्स डिस्टेंस पर हैं तो यहाँ पे जब टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखोगे, ठीक है, अगर T1 आपका T2 से बड़ा है तो ये क्या आएगा, ये आएगा T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अगर उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। बोलो बेटा क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर? ये हीट ट्रांसफर में आप देखते हो इन हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। इज इट क्लियर बेटा? पवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बात और ध्यान रखना, इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो डीसी लिखते हो, ठीक है। और डीसी हमेशा क्या होता है, बाद की वैल्यू में से पिछली वैल्यू को आप घटाते हो, तो वहां प्लस माइनस का साइन आपको दिखाएंगे कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने जैसा भी लिखा है नेगेटिव आती है तो इस डीसी को माइनस डीसी लिख दिया जाता है। उसी प्रकार इसको लिखा जाएगा डीसी बाई डी एक्स, डीसी बाई डी एक्स। अब ये पीछे में माइनस भी हो सकता है, माइनस नहीं भी हो सकता है, तो माइनस कब होगा कब नहीं होगा ये आपको हम आगे बताएंगे। अगर ये जान लो शॉर्ट में कि इसकी वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है तो ये माइनस साइन पीछे लोगे और उसको पॉजिटिव बनाओगे। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो माइनस पीछे लेके उसको पॉजिटिव बनाओगे। मतलब ये जो है टर्म ना, ये आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। सब आफ्टर सॉल्यूशन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। जनरली अगर आप एक सिंगल केस के लिए देख रहे हो तो समझ गए बेटा। तो ये अभी आगे हम वापस से अभी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जब हम लोग कल से इक्वेशंस को डिराइव करना स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको माइनस साइन का सिग्निफिकेंस हम डिटेल में समझाएंगे। तो अभी इसको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो, तो अभी इग्नोर मारो, केवल डब्बे के अंदर वाली चीज पे ध्यान रखो अपना, ठीक है। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बोलो यहां तक क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ बेटा निशांत, आप डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। वही सब चीज़ें आपको आगे अभी समझाएंगे कल से जब हम लोग इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। अभी तो फंडामेंटल्स के फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बेटा, मोल एंड मास ट्रांसफर रेट एंड मोल या मास फ्लक्स, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप मोल ट्रांसफर रेट की बात करोगे तो मोल ट्रांसफर रेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कितने मोल जा रहे हैं हर टाइम में। ये मोल पर सेकंड लिख दो, इसे किलो मोल पर सेकंड लिख दो, इसे आप किलो मोल पर आवर लिख दो, कुछ भी यूनिट हो सकता है, बस ध्यान रहे आपका टॉप में मोल रहेगा, बॉटम में टाइम रहेगा। आप कन्वर्जन कर सकते हो जिस यूनिट में चाहो उस यूनिट में इसका। तो ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज मोल ट्रांसफर रेट। सिमिलरली अगर आपका मास ट्रांसफर रेट होता तो मास ट्रांसफर रेट सामान्य तौर पे जनरली किलोग्राम पर सेकंड में या किलोग्राम पर आवर में देखा जाता है, एग्जाम में दिया जाता है। रेयरली इसमें ग्राम पर सेकंड या ग्राम पर आवर आपको एग्जाम में फंसाने के लिए दे, कन्वर्जन एक्स्ट्रा मांगे, पर जनरली यहाँ पे यही दोनों देखा जाता है। सबसे ज्यादा जिसमें किलोग्राम पर सेकंड, बट इक्वली किलोग्राम पर आवर भी कई जगहों पे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका मोल ट्रांसफर रेट या मास ट्रांसफर रेट, ठीक है। अभी हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में लेके चलेंगे, अभी हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में लेके चलेंगे, ठीक है। चलो सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है। एरोप्लेन टेक ऑफ हो गया है और लैंड कर गया है एफएम की दुनिया में। इन fluid mechanics beta, when you are going to write m dot is mass transfer rate, ठीक है। तो मास फ्लो रेट, सिंपली इसे क्या कहते हो, मास फ्लो रेट। एफएम में इसको मास ट्रांसफर रेट के बजाय इसी को आप लोग मास मास फ्लो रेट कहते हो, मास ट्रांसफर रेट के बजाय मास फ्लो रेट कहते हो। और मास फ्लो रेट क्या होता था वहां, याद है आपको, रो यू ए।
जहां रो डेंसिटी होती थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यू आपका वेलोसिटी होता था मीटर पर सेकेंड, ए आपका एरिया होता था। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल्ड, आप देख सकते हो ये क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकेंड। यानी कि इन साहब की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम पर सेकेंड। और किलोग्राम पर सेकेंड का क्या मतलब बेटा, मास फ्लो रेट। सेम टू सेम यहाँ पे तो वही है यार, अगर मास फ्लो रेट देखना है तो रो यूए कर दो। अगर आपको मास फ्लो रेट देखना है तो रो यूए कर दो। और मोलर फ्लो रेट, फिलहाल बेटा एक बात ध्यान रखें, बहुत सारी किताबों में कैपिटल स्मॉल का लफड़ा पढ़ाता है, लेकिन इसमें नोटेशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ जग किताबों में सेम भी दिया है, तो हम सेम वाले को पकड़ के चलते हैं। हम यूनिट से पकड़ते हैं कि हमें करना क्या। एग्जाम में यूनिट देखेंगे, मोल पर सेकंड में पूछ रहा है, किलो मोल पर सेकंड, अच्छा मास किलोग्राम पर सेकंड में, मॉलिक्यूलर वेट का सहारा लेके लास्ट में बदल सकते हैं। तो इसलिए हम एक ही नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक एन ए अगर इसे लिखना है क्या, मोल ट्रांसफर रेट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपली रो की जगह सी हो जाएगा या सी ए हो जाएगा। और कहाँ ए लिख रहे हैं हम लोग यार, ए बी सी डी कल से स्टार्ट किया जाएगा, अभी इसको आई के फॉर्म में ही लिखा जाए। क्या बात है, क्या बात है बेटा विभाष, वेरी गुड। अभी आई के फॉर्म में ही लिखा जाए तो एन आई क्या हो जाएगा, सी आई इंटू यू आई इंटू ए, ले बेटा हो गया। ith कंपोनेंट का ये सी आई के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या है, इसकी यूनिट आपकी क्या आएगी, यू विल गेट यूनिट लाइक मोल पर सेकेंड और किलो मोल पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है ऊपर जैसा कि हमने आपको दिया है। ठीक है, आप कट करके चाहो तो देख भी सकते हो, यू कैन कट दिस हियर। सी आई कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर मीटर क्यूब इंटू वेलोसिटी मास पर मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, देख सकते हो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, क्या आ गया आपका, किलो मोल पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली अगर इसे मास के फॉर्म में लिखो तो आप चाहो तो एन आई डैश वगैरह ले सकते हो, बट बहुत ही लफड़े हो जाएंगे इसमें आपके साथ आगे चल के नोटेशन को बार बार रिप्रेजेंट करने में। इसलिए हम आपको यूनिट के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, हम आपको इसको यूनिट के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं कि आप यहाँ यूनिट लिखो। ठीक है, अगर हम यहाँ डैश लगा भी दे रहे हैं तो आपको लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे सेम वही चीज़ हमने कट करके दिखाया हुआ है, तो दोबारा कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, दीज आर मोल और मास ट्रांसफर रेट। ये क्या है, ये है आपका मोल ट्रांसफर रेट, मोल ट्रांसफर रेट, और इसे कहते हैं मास ट्रांसफर रेट। और कभी कभी एग्जाम में इसको जानते हो क्या करता है, आपसे कहेगा मास ट्रांसफर रेट बताइए, और वहां नीचे यूनिट में लिख देगा किलो मोल पर सेकेंड में। तो साइमल्टेनियसली क्या, तो सिनोनिम के रूप में भी इस्तेमाल कर लेता है। तो कंफ्यूज मत होना कि मास कह के सर नीचे किलो मोल लिख दिया, ये तो गलत है। ना ना ना, यहाँ सिनोनिम के रूप में यूज करता है, सिनोनिम के फॉर्म में। तो कभी कभी मास कह के भी इसका, इसलिए हमने कहा ना कि आप ये दो नोटेशन के फॉर्म में मत फंसना, यू कैन यूज जस्ट वन सिंगल नोटेशन, ये नहीं। क्योंकि एग्जाम में जब भी आपको कहता है मास ट्रांसफर रेट लिख कर भी वह फाइनल आंसर आपको किलोमोल पर सेकंड में पूछ सकता है, लिखेगा ये मास और पूछेगा ये वाला। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि एक नोटेशन लेके चलो, दो नोटेशन में इतने लफड़े हो जाएंगे, पागल हो जाओगे। ठीक है, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर। अब जब आप फ्लक्स के बारे में बातें करोगे, मोल फ्लक्स या मोलर फ्लक्स, तो जब आप मोलर फ्लक्स या किसी भी चीज का फ्लक्स लिखते हो ना बेटा, फ्लक्स का मतलब होता है रेट जो भी है पर यूनिट एरिया। लाइक हीट ट्रांसफर में जब हम हीट फ्लक्स लिखते थे, क्या था ये, हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स। तो हीट फ्लक्स क्या होता था जानते हो, हीट फ्लक्स होता था हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया। हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, वाट जूल पर सेकेंड, तो ये होता था वाट पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली, या ये वाट इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ देखो, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी क्या जा रहा है हर सेकंड में हर मीटर स्क्वायर से। सिमिलरली यहाँ पे मोलर फ्लक्स की जब आप बातें करोगे, मोलर फ्लक्स या मास फ्लक्स, ठीक है, तो ये एन आई कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ किताबों में कैप को फ्लोरेट कहा है, विदाउट कैप को फ्लक्स कहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, अपना एक नोटेशन लेके चलने का। हमने कैप को ले लिया फ्लक्स, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मतलब सिंपली है एन आई बाई ए, दिस इज योर फ्लक्स बेटा। तो एन आई बाई ए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आप देखो तो एन आई बाई ए बराबर सी आई इंटू यू आई। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको देखना होगा सेकंड इस फॉर्म में, तो वो भी फॉर्म आप सिंपली निकाल सकते हो,
ठीक है। अगर आप ये जो हमने डैश वाला फॉर्म दिखाया था, तो ये NI डैश बाई ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो आई यू आई। बोलो बेटा सभी को क्लियर। हम मेनली लेके क्या चलने वाले हैं जानते हो, हम मोल लेके चलने वाले हैं बेसिकली, ताकि मोल वाले हर एक इक्वेशन को हम आसानी से प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सके। इसलिए नीचे वाला ना के बराबर इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, हमेशा यही वाला इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मोल से प्रेशर में जाना आसान है, मास से प्रेशर में जाने में लफड़ा होगा। पहले मास को मोल में बदलो तब प्रेशर के फॉर्म में जाओ, अगर गैस का मामला है। लेकिन मोल वाले को जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में बदल लो। जब मन करे प्रेशर के फॉर्म में लिख लो, जब मन करे तो आप इसे मास के फॉर्म में बदल दो। दैट्स वाई हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, मोलर फ्लक्स का, मास फ्लक्स का नहीं। इसका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो आपका है मास फ्लक्स, जिसे सिंपली मास फ्लक्स कह रहे हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे प्रेशर के फॉर्म में जाने में इक्वेशन में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, बोलो सभी को क्रिस्टल क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लो रेट? दैट मीन्स यहाँ पे आपका अगर यूनिट लिखना हुआ, अगर इस केस में आपको यूनिट देनी रही तो यूनिट क्या आएगी? बहुत आसानी से यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो यार। यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी इस केस में? तो इस केस में आपकी यूनिट हो जाएगी किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये किलो मोल के बजाय मोल भी हो सकता है, और अगर मास फॉर्म में देखो तो किलोग्राम भी हो सकता है। अभी इसी वाले में देखोगे तो इस वाले में क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सेकेंड की जगह आवर भी हो सकता है। ठीक है, बोलो सभी को क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, सभी को क्लियर? चलो तो हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहते हैं। आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी कह सकते हो, इसे पूछा जाता है। और कल हम जब पढ़ने आएंगे तो ये हमारा बेसिकली इन केसेस को लेकर ही हम लोग इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, और इक्वेशन डिराइव करने के साथ साथ न्यूमेरिकल लगाएंगे। और देखो प्रश्न क्या है बेटा, दो केसेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक केस हमारा है इक्विमोलर, ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है। नॉन इक्विमोलर भी आएगा, वो भी पढ़ना है। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। तो एक होता है इक्विमोलर, इंपॉर्टेंट केस जो आपके सिलेबस में है, इक्विमोलर काउंटर। लास्ट स्लाइड देखोगे, देख लो बेटा चेतन, देख लिया बेटा? ये मच्छर लोग कहाँ से आ जाते हो भाई? आई फीस दिया है गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा बच्चा लोग दिया है, पढ़ाने नहीं देता है, बताओ। बदमाश हो गया है मच्छर। हो गया बेटा? चलो यहाँ देखो, इक्विमोलर काउंटर करेंट, इक्विमोलर काउंटर करेंट डिफ्यूजन। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। छोटी बात है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर क्या पूछता है वो भी हम आपसे बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा इस केस को, इस केस को ध्यान से देखो। अगर आपका ये एक कोई सेक्शन है जिसके तहत आप देख रहे हो कि आपस में ए या बी इस दिए हुए पार्ट को कितना तेजी से क्रॉस कर रहे हैं, तो कैसे देखोगे? देखो, चूंकि यहां लिखा है काउंटर करेंट, तो ऐसे केसेस में ये पत्थर की लकीर है कि अगर इधर से आपका ए जा रहा है तो इधर से आपका बी आएगा। और इक्विमोलर का केस है, मतलब दोनों ही साइड में हर समय में टोटल प्रेशर आपको कांस्टेंट मिलेगा। टोटल प्रेशर इज कांस्टेंट। और फिलहाल हमारे सारे ही केसेस में हम इसको वेरी नहीं कराने वाले, क्योंकि हम प्रेशर डिफ्यूजन नहीं पढ़ रहे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ बताना क्या चाहते हैं, टोटल प्रेशर के बारे में नहीं, हम यहाँ कुछ और आपको बताना चाह रहे थे। अब ये एक किस तरह से इस दिए हुए सेक्शन को क्रॉस करेगा? ए जा सकता है कैसे? बाय बल्क फ्लो, बाय बल्क फ्लो ऑफ ए, बल्क फ्लो ऑफ ए, या यही ए इस दिए हुए सेक्शन को डिफ्यूजन के थ्रू भी क्रॉस कर सकता है, बाय डिफ्यूजन ऑफ ए, बाय डिफ्यूजन ऑफ ए। सिमिलरली जैसे ए इधर से उधर गया,
जिस तरह से ए आपका एलएचएस से आरएचएस में गया, अगर वही हम देखें कि बी साहब क्या कर रहे हैं, तो आप जानते हो क्या पाओगे? आप पाओगे कि इधर से अगर बी जा रहा है इधर को, तो अगर बी का बल्क फ्लो बाई बल्क फ्लो ऑफ बी ट्रांसफर हो रहा है, तो सेम टाइम में आपका डिफ्यूजन भी होगा, डिफ्यूजन ऑफ बी। और चूंकि इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन हमने लिखा है, तो इक्विमोलर का मतलब है कि चाहे बल्क हो ना हो, दोनों ही केस में, इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस इसके द्वारा अगर टोटल ट्रांसपोर्ट n हो रहा है, इसके द्वारा टोटल ट्रांसपोर्ट अगर n भी हो रहा है, तो यहाँ पे एन ए एन बी के बराबर होता है। लेकिन चूंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो मास ट्रांसफर में इसे निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो सभी को क्लियर है? ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बी मैग्नीट्यूड में सेम है ए के। बी इज बी द रेट ऑफ बी इज rate of transfer of B is same in magnitude of A, but in opposite direction, but in opposite direction। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात हो गई। आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि क्या इसमें यार डिफ्यूजन ही लेते हो, बल्क फ्लो हो रहा है तो नहीं लोगे? तो भैया जैसा भी हो रहा है, बल्क हो, डिफ्यूजन के द्वारा हो, ओवरऑल जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा सेम होगा। ठीक है, अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, सेकंड वाला केस, जो इंटरव्यूअर आपसे जनरली पूछता है सबसे ज्यादा। ये सेकंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ठीक है, इनफैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या है? ये है बी स्टैग्नेंट केस, बी स्टैग्नेंट केस। अब बी स्टैग्नेंट केस क्या है यार? व्हाट इज बी स्टैग्नेंट केस? सो मतलब बी रुका हुआ है, बी हिल ही नहीं रहा है, एन बी का ट्रांसपोर्ट हुए जीरो हो गया। अब ये क्या मामला है? अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्या, देखो ध्यान से देखना। निशांत कह रहे सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। बेटा यहाँ हमने कुछ भी स्पेशल नहीं बताया, बस हमने कहा कि ए और बी जब आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ए का टोटल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बल्क फ्लो ऑफ ए एंड डिफ्यूजन ऑफ ए मस्ट बिकम इक्वल टू बल्क फ्लो ऑफ बी प्लस डिफ्यूजन ऑफ बी। ठीक है, हो सकता है बल्क फ्लो दोनों में ही ना हो सकता है दोनों में ही हो। ठीक है, तो बल्क फ्लो है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, टोटल जो ट्रांसफर हो रहा है वो आपका सेम आना चाहिए, दैट विल बी सेम। ठीक है, तो अभी हम अगला केस ले रहे हैं। ये सभी को क्लियर है ना? एक बार सीसी लिखो, कम ऑन एवरीवन प्लीज राइट सीसी, क्रिस्टल क्लियर इन कमेंट सेक्शन। सभी लोग फटाक से लिख दो यार, क्रिस्टल क्लियर इन कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी फटाफट लिख दो यार, नहीं तो 2 घंटे कब खत्म हो जाएंगे समझ ही नहीं पाओगे। कितना समय बचा है? 32 मिनट बचे हुए हैं। क्रिस्टल क्लियर? ओके। तो सेकंड केस क्या है बेटा? बी स्टेगनेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक वॉल है, यही इंटरव्यूअर पूछता है, बार के भी इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है और भी तमाम जगहों पे कॉमन प्रश्न है ये। ठीक है, क्योंकि ये किताबों में जनरली नहीं मिलता है। तो यह एक वॉल है बेटा, ध्यान देना, यह एक वॉल है। ठीक है, सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये ए और बी इसके साइड आ रहा है, लेकिन ये सरफेस केवल और केवल एडजॉर्ब कर रहा है किसे? सरफेस एडजॉर्बिंग ए। सरफेस किसको एडजॉर्ब कर रहा है? ए ओनली। मतलब सरफेस साहब बी को एडजॉर्ब नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? बी को एडजॉर्ब नहीं कर रहे हैं। अब इंटरव्यूअर जानते हो क्या कहेगा? यार इसमें डायरेक्शन हमको बना के दिखाओ कि बी का डिफ्यूजन का डायरेक्शन किधर है, बी किधर को डिफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज, देखो कितना खतरनाक प्रश्न हमने आपसे पूछ दिया। बता सकते हो कि आप में से कोई बी का डिफ्यूजन का डायरेक्शन शो कर सकता है हमें यहाँ? अपने अपने कॉपी अगर नहीं है कहीं भी तो कुछ डायग्राम मत बनाओ, और अगर बी का डिफ्यूजन शो कर सकते हो तो शो करने के बाद डन लिखो, अदरवाइज आर लिख दो, अगर खोपड़ी में समझ में नहीं आ रहा, गलत नहीं बताने।
अगर नहीं समझ में आया तो आर लिख दो कमेंट सेक्शन में। हमने कहा बी के डिफ्यूजन की डायरेक्शन दिखाओ। डिफ्यूजन ऑफ बी यहां कहां हो रहा है, क्या उसकी कोई डायरेक्शन है डिफ्यूजन ऑफ बी का? अगर आपका ए इधर से इधर को आ रहा है, ये आपका क्या है ए, ठीक है, दिस इज योर ए। बोलो बेटा, कोई जानता है, कोई बना सकता है? ये डिफ्यूजन ऑफ ए है, या फिर ए यहाँ पे आपका बल्क फ्लो के द्वारा भी आ सकता है, बल्क फ्लो ऑफ ए, ठीक है। तो देखो कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये, हैं? आप समझते भी हो, जान भी रहे हो, लेकिन लिख नहीं पा रहे हो, लिखने से कतरा रहे हो। इंटरव्यू में ऐसा ही पूछता। हमने कहा बेटा निशान कि यहाँ पे जैसे हमने डिफ्यूजन ऑफ ए लिखा है ना, ऐसे डिफ्यूजन ऑफ बी लिख के दिखाओ हमें, उसकी डायरेक्शन है, कुछ होगा कहीं कि नहीं होगा? डिफ्यूजन ऑफ बी, बोलो, टेल मी बेटा। कोई लिख सकता है? अगर कोई लिखे सक्षम है तो डी डन लिखना कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी बच्चा लिख पाया है तो, अदरवाइज आर लिख दो। आई एम वेटिंग टिल नेक्स्ट 10 सेकेंड, यू कैन ट्राई, यू कैन थिंक बेटा। और इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं इजी बेसिक्स, जिसपे माइंड हमारा ब्लाइंड हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मामला। किसी को नहीं पता? चलो हम बताते हैं, हम बताते हैं। क्या सभी तैयार हो? एवरीवन? समीर ने डन लिख दिया। समीर बेटा आपने क्या लिखा है? सर अभी भी समझ नहीं आया क्वेश्चन। समझ ही में नहीं आएगा ना, क्वेश्चन तो सिंपल है, क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है। एक सेकंड, एक मैसेज आया है, उसको जरा चेक कर लें, मैसेज क्या है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ओके, तो भैया जय श्री राम, जय श्री राम। अमित जी इतना लेट आएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, समीर के नॉन डिफ्यूजिंग है अभी। साजिद कह रहे एनबी तो जीरो है, तो डायरेक्शन ही नहीं होगा उसके डिफ्यूजन का। तो समीर जी आप भी कह रहे हो कि यहाँ कहीं एनबी का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है? समीर जस्ट टेल मी यस। अगर समीर आप ऐसा कह रहे हो कि एनबी का अरे बी के डिफ्यूजन का कोई डायरेक्शन नहीं है, जल्दी बोलो बेटा, कम ऑन। ओके, तो जवाब बेटा आपका गलत है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ बी के साथ क्या हो रहा है, बी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ बहुत आसान है, इट इज वेरी वेरी इजी टू रिप्रेजेंट बेटा। नहीं नहीं, डायरेक्शन है बेटा, नो डायरेक्शन है चेतन, है डायरेक्शन। देखो बी आपका क्या इधर से इधर नहीं जाएगा बल्क फ्लो से? ये बताओ, रोक लीजिएगा जब बल्क फ्लो हो रहा है तो? कहिएगा नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जा रहे हो, सरफेस से जाके छुआना नहीं तुम, बस नाइट्रोजन जाएगा वहां तक, ऑक्सीजन तुम वहां मत जाना, रोक लीजिएगा। आर यू एबल टू स्टॉप? जस्ट टेल मी यस और नो, रोक लीजिएगा क्या बी को? ये बताइए, बी को सरफेस तक पहुंचने से आप रोक लीजिएगा अगर बल्क फ्लो के थ्रू जा रहा है तो? जस्ट टेल मी यस और नो। रोक सकता है, किसी में है ये क्षमता रोकने की? बोलो भाई, नहीं रोक सकते हो ना? जस्ट टेल मी, रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? रोक सकते हो तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। रोक लीजिएगा बी को जाने से सरफेस पे? नहीं रोक पाइएगा, नहीं रोक पाइएगा ना, बिल्कुल नहीं रोक पाइएगा। और बी जब जा रहा है, लेकिन बी तो स्टैग्नेंट है, बी तो स्टैग्नेंट है, इसका मतलब यहीं से कंक्लूजन निकला कि जिस रेट से बल्क फ्लो से बी उधर को गया है ना, यह ठीक उसी के बराबर होगा किसके? डिफ्यूजन ऑफ बी इन अपोजिट डायरेक्शन के। इस प्रकार इनका नेट इफेक्ट जो होगा, नेट इफेक्ट वो होगा जीरो। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको हम लिख देते हैं सुनहरे अक्षरों में, इसे हम लिख देते हैं 2 लाइन में। जरा सभी लोग पहले नोट करो, फिर बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या बताया आपको? हमने कहा सिंस द टोटल सिंस द टोटल mass transfer of B is
0, so there must be, अब पत्थर की लकीर है, बल्क फ्लो होना ही होना है बी का, है नहीं होगा तो फिर कैसे हो रहा है, देयर मस्ट बी ए बल्क फ्लो, देयर मस्ट बी ए बल्क फ्लो of the system towards the liquid, towards the, मान लो ये सरफेस आपका लिक्विड सरफेस था कुछ, तो लिक्विड सरफेस towards the liquid surface exactly to counterbalance, exactly to counterbalance the diffusional flux, the diffusional flux from the surface. बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी ये सभी को क्लियर है क्या? फटाफट बता दो बेटा। खतरनाक सवाल, या खतरनाक तो होता, खतरनाक तो था, बिकॉज यहाँ कॉमन सेंस गायब हो गया, यहाँ टेक्निकल सेंस आया जो हमारे महान रिसर्चर्स ने निकाल के दिया, हम थोड़ी ना निकाल के दिए हैं, हम तो एक जरिया है आप तक उनके जो वर्क हैं वो पहुंचाने का, उनके वर्क की अच्छे से पीएचडी करके आपके सामने एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। सभी को क्रिस्टल क्लियर? चेतन दिलीप राव इंग्लिश कह रहे हैं सर रिपीट कर दे। बेटा हमने आपको बताया यहाँ पे कि चूंकि यहाँ पे नेट इफेक्ट आपका जो बी का है वो जीरो है, यानी भी जीरो है। इसका मतलब क्या है? बल्क फ्लो से तो जा रहा है, दैट मीन्स जितना बल्क फ्लो से सरफेस पे बी जा रहा है, नेट डिफ्यूजन होके बैक भी हो जा रहा है, क्योंकि बी तो आगे को बढ़ के एडजॉर्ब नहीं हो रहा है। और अगर बैक नहीं होगा बी, तो आगे जाके बी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 1000, 10,000 नहीं, इकट्ठा नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, मतलब उतना ही जितना आगे को गया उतना डिफ्यूजन होकर बार बार पीछे आ जा रहा है। क्लियर बेटा? अमित जी कहते हैं बार में बेसिक एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। यस बेटा ऐसा ही पूछता है, वेरी गुड क्वेश्चन सर, निशान जी कहते हैं। अभी एक बच्चे से पिछले साल जानते हो क्या पूछा था कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है बताओ, बच्चा ब्लैंक एकदम, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है बताओ, जबकि जवाब आप जरा कल हमको बताना है, एक लाइन का है लेकिन तुरंत दिमाग में आएगा नहीं, इतना बेसिक पूछ दिए ना, आप तो पूरा एकदम डेरिवेशन करके गए थे। अब पूछ दे केमिकल रिएक्शन क्यों होता है बताओ, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ब्लैंक हो गया। अब देखो बहुत लोग को शब्द ही नहीं मिल रहा होगा, क्या जवाब दीजिएगा? हम तैयारी कराएंगे इंटरव्यू की, डोंट वरी, ठीक है? चलो कल आप बताना हमको इसका जवाब। ये सभी को क्रिस्टल क्लियर है? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बेटा जल्दी बताओ। एक टॉपिक और है, और बिल्कुल हम लोग समय के साथ चल रहे हैं, ठीक है? अभी हमारे क्लास में 22 मिनट के आसपास बचा हुआ है, बहुत आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। शैल वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बेटा अभी हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में अंदर में डेप्थ में जाने वाले हैं हम लोग, ठीक है? ध्यान देंगे सभी लोग। बेटा यहाँ दो केसेस आते हैं, ठीक है? एक क्या केस होता है, देखो एक में आपका ये नदी है, ध्यान से सुनना बेटा, ये आपका नदी है, ठीक है? ये क्या है आपका नदी, कुछ 2D 3D टाइप का डायग्राम है ये, ठीक है? और यहाँ भी नदी ही है, बट यहाँ पे हमारा जो नदी है ना, फर्स्ट वाले केस में, ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले केस में जो हमारी नदी है, इसका जो पानी है ना, पानी, ये झमाझम पानी, ये झमाझम पानी, ये मस्त वाला पानी है, जल ही जीवन है वाला पानी, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाला पानी। और यहाँ भी यही पानी, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाला पानी। पानी से बड़ा सॉल्वेंट आज तक दुनिया में नहीं खोजा जा सका बेटा, ये वही है पानी। अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है कि इस पानी में हमारे चंपू साहब मजे में तैरते हुए आगे जा रहे हैं, लेकिन पानी है हमारा स्टेशनरी, वाटर इज स्टेशनरी वाटर,
ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो चंपू साहब हैं बहुत ही प्यार से तेजी से आगे को बढ़ रहे हैं। अरे चंपू साहब कहाँ चले गए, आप गुस्सा आ गए क्या? ये हमारे चंपू साहब हैं, ठीक है। चंपू साहब बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से, इनकी निगाहों को देख लो भैया, आगे को जा रहे हैं तैरते हुए। यहां से खड़े होके, यहां से खड़े होके इनके परम मित्र चंगू साहब इनको देख रहे हैं। चंगू साहब इनको देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। और सेकंड वाला केस जो है, सेकंड वाला केस है दूसरे दिन का केस है। पहले दिन इन्होंने ये सब जानकारी इकट्ठा की, तो चंगू साहब ने देखा कि ये चंपू साहब कुछ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो चंगू साहब को हमने कह दिया क्या बेटा, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ही इज ऑब्जर्वर, ही इज ऑब्जर्वर। स्टेशनरी वाटर मतलब यहाँ पे जो वाटर का वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, अगर यू नॉट लिखते हैं सपोज। वहीं दूसरे दिन देखा, किसी अगले दिन, तो यहाँ वाटर चल रहा था, नदी का पानी तेजी से आगे को भाग रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इसमें वेलोसिटी थी कुछ 3 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर वही पानी, वही चंपू और वही चंगू। तो चंपू साहब एक बार फिर से उसी पानी में तैरने के लिए उतर गए और उतना ही दमखम लगाया तैरने के लिए और कहा, देख आज चंगू मेरी स्पीड क्या है। उसने कहा कि देख बेटा चंगू, आज मेरी स्पीड क्या है, आज मेरी स्पीड क्या है। चंगू एकदम कंफ्यूज हो गया, यार ये तो वही चंपू है, ये वही चंपू है जिसको ऑब्जर्वर के रूप में एक दिन पहले देखा था। तो इसका स्पीड आगे बढ़ता हुआ इसको 4 मिला था, आज 7 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। यार इतना कौन सा खाना खा लिया यार, ऐसा क्या हो गया कि इतना तेज तेज ये आगे भागने लगा। तो इसके पीछे का रीजन आप बता सकते हो बेटा क्या है? समझ पाए हो तो जरा चंगू को समझा दो यार, अगर समझ पाए हो तो चंगू को समझा दो। बोलो भाई, समझ पाए हो क्या? स्पीड क्यों बढ़ गई, कुछ समझ पाए आप? यस, सभी को पता है पानी हेल्प कर रहा है, वाटर भी उसी साइड 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है और 4 उसका खुद का प्रयास था। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 7, इसलिए दिखाई दे रहा है चंगू को 7। अगर चंपू एक मॉलिक्यूल होता डिफ्यूज होने वाला, तो पहले केस में डिफ्यूजनल जो इफेक्ट है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। दूसरे केस में क्या आप डिफ्यूजनल इफेक्ट बता सकते हो कितना है? बोलो सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। साजिद बेटा, सेकेंड केस में वाटर चूंकि उधर तैर रहा है, मान लो चंपू अगर नहीं भी तैरता तब भी तो पानी के बहाव की वजह से 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ता ना। तो 3 तो वाटर का हेल्प हो गया और खुद अपना प्रयास किया 4। तो इसलिए अगले वाले केस में ऑब्जर्वर के रूप में चंगू ने उसको 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे जाते हुए देखा। समझ गए बेटा साजिद? तो बता सकते हो दूसरे में डिफ्यूजनल इफेक्ट क्या है, चंपू डिफ्यूजनल इफेक्ट किस स्पीड से जा रहा है? बोलो, डिफ्यूजनल इफेक्ट बता सकते हो सेकेंड केस में कितना होगा बेटा? डिफ्यूजनल इफेक्ट कितना होगा सेकेंड केस में? सभी लोग बताओ। चंपू का फर्स्ट में डिफ्यूजनल इफेक्ट था 4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में इसका डिफ्यूजनल इफेक्ट क्या है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, कम ऑन एवरीवन, बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, सभी लोग बोलो, जल्दी बताओ बेटा, कम ऑन एवरीवन। 7 गलत बेटा, सब गलत हो, सब गलत हो, सब गलत हो। यही तो बेसिक है, यही बेसिक है जो भूल गए बेटा। चंपू का प्रयास जो है वही डिफ्यूजनल इफेक्ट है, बकिया तो बल्क फ्लो है, बाकी तो फेज ड्रिफ्ट के कारण वो आगे बढ़ा। तो यही हमने कहा कि यहां फेज है स्टेशनरी,
यहाँ फेज क्या है यार समीर बेटा, वेरी गुड, यहाँ समझ तो गया है, वेरी गुड। तो यहाँ फेज क्या है, यह है स्टेशनरी। और यहाँ पे फेज क्या है, यहाँ फेज ड्रिफ्ट कर रहा है। मान लो फेज ड्रिफ्ट की हमने यहाँ वेलोसिटी यू नॉट दे दिया, तो पहले केस में जब आप लिखोगे फॉर मोल ट्रांसफर रेट और मोलर फ्लक्स इक्वेशन, मोल ट्रांसफर रेट और मोलर फ्लक्स इक्वेशन फॉर केस नंबर 1, तो कैसे लिखोगे, यहां से आपका ए गया, तो कैसे गया, या बी गया, तो कैसे गया, एन ए इक्वल्स टू, एन ए इक्वल्स टू, अभी पीछे पड़े हो, यू ए इंटू सी ए इंटू ए। सिमिलरली अगर एन बी लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, यू बी सी बी इंटू ए, जहां ए ये एरिया पूरा, ठीक है, दिस इज होल एरिया। फ्लक्स के रूप में लिखना है तो हो जाएगा एन ए कैप, एन ए कैप बराबर हो जाएगा एन ए बाई ए, और ये हो जाएगा यू ए सी ए। यहां फ्लक्स के रूप में लिखना है तो एन बी कैप बराबर एन बी बाई ए इक्वल्स टू यू बी इंटू सी बी। एन ए क्या है, व्हाट इज एन ए, एन ए इज मोल ट्रांसफर रेट ऑफ ए, दैट इज एन ए बाई टी। ये क्या है, ये है एन बी बाई टी। ओके बेटा, और यहां जो आप ये फ्लक्स देख रहे हो, इसे शॉर्ट में आप आई ए से भी लिखते हो। ये क्या है, दिस इज कैपिटल आई ए, ये क्या है, दिस इज कैपिटल आई बी, ठीक है। तो इसे आई ए आई बी, जो एन ए कैप है, एन ए कैप को हम लोग आई ए और आई बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एन ए कैप कैन बी रिप्रेजेंटेड आल्सो बाय आई ए, N cap can be written as IA. NB cap simply can be written as IB. Intelligence Bureau. Is it crystal clear? बोलो बेटा, Is it crystal clear बेटा everyone? सभी को क्लियर है? No doubts till now. Shall we move forward? Okay. तो बेटा सेकंड केस में अगर यही काम आप ए और बी के साथ करोगे कि ए का रेट या बी का रेट लिखना है, तो यहाँ ए को जानते हो क्या लिखते हो, एन ओ ए लिखते हैं सिंपली से, वही एन ए की जगह एन ओ ए, जिससे कंफ्यूजन ना हो क्या है ये। और ये होता है यू ए माइनस यू नॉट, आप डिफ्यूजनल इफेक्ट लिख रहे हो ना अभी, तो यू ए माइनस यू नॉट। सिंपली अगर आप एन ओ ए बाई ए फ्लक्स के फॉर्म में लिखोगे तो पिछली बार आई ए था, इसे जे ए लिखते हैं या इसे आई ओ ए लिखते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये होता है यू ए माइनस यू नॉट इंटू सी। ये देखो ना, इसका कितना था, ये है यू ए इस बार, तो 7 माइनस 3, जो डिफ्यूजनल इफेक्ट था वो 7 माइनस 3 करने पे मिला हमको 4। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, इज इट, हाँ बेटा सब कुछ करना है नोट, साजिद सब कुछ नोट करना है, इसी से तो अभी आपका जनरल डिफ्यूजन इक्वेशन डिराइव होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सिमिलरली बी के लिए लिखना है तो एन ओ बी, और एन ओ बी क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई सी बी इंटू ए, या इसी को लिख दोगे एन ओ बी बाई ए इक्वल्स टू जे बी and that equals to IOB and that equals to UB minus U naught into CB। बोलो बेटा, is it crystal clear? Is it crystal clear to all of you my dear students? बोलो भाई, क्या ये सभी को क्लियर है? बोलो, NOB कैप भी लिख सकते थे इसे, और इसे इसी तरह से NOA कैप लिख सकते थे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बोलो, मजेदार। अब सवाल ये है जनरली हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बता सकते हो कौन सा जनरली इस्तेमाल करने वाले हो, फेज स्टेशनरी वाला फॉर्मूला या फेज ड्रिफ्ट वाला, स्टेशनरी या ड्रिफ्ट, क्या हम यूज करें इन दोनों में से बताओ, स्टेशनरी वाला इस्तेमाल करें या ड्रिफ्ट वाला इस्तेमाल करें, बोलो जल्दी बताओ बेटा, विच वन यू वांट टू यूज, कौन सा इस्तेमाल करें रे बाबा,
जनरली कि हमको थोड़ा फायदा हो, मुनाफा हो। टेल मी बेटा एवरीवन, कम ऑन। ड्रिफ्ट वाला, वाई ड्रिफ्ट वाला, वाई ड्रिफ्ट वाला। यस, बिकॉज अगर ड्रिफ्ट वाला इस्तेमाल करेंगे और ड्रिफ्ट वाले में हम अगर इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यही हमें स्टेशनरी को भी रिप्रेजेंट कर देगा। यानी कि ये फॉर्मूला हर जगह हमको राइट जवाब देगा, चाहे ड्रिफ्ट हो चाहे ड्रिफ्ट ना हो। क्वेश्चन में कैसा डेटा दिया होगा, हमें दो अलग अलग वेलोसिटी देखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। अब कैसे वेलोसिटीज दी होती हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बोलो बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? बोलो, आज मजा आया सभी को? एवरीवन एंजॉयड टुडेज लेक्चर? सभी को मजा आया आज के लेक्चर में? बोलो भाई, एवरीवन एंजॉयड? आज यहीं तक, आज यहीं तक बेटा, ठीक है। 11 बजने में 1 मिनट कम है, 9 बजे के आसपास स्टार्ट हुए थे तो अभी रहने देते हैं। ओके, चलो तो आज की हाइलाइट्स एक बार देख लीजिए। 1 मिनट के लिए रुक जाओ बेटा, हाइलाइट्स देख लो। आज हमने क्या सीखा? यस सर, एंजॉयड, क्या बात है, हमने भी बहुत एंजॉय किया। आई ऑल्सो एंजॉय, आई ऑल्सो एंजॉयड। तो हमने मीन फ्री पाथ के बारे में पहले आपको डिस्कशन किया और बताया बेटा मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा तो आपकी डिफ्यूजिविटी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, अभी देखो यहाँ पतली गली में, उसी प्रकार अगर u जो वेलोसिटी पीछे देख रहे थे ये भी ज्यादा होना चाहिए। ये जितना ज्यादा होगा आपका उतना तेज चीजें यानी कि ट्रांसफर होनी है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। देन हमने मोलर कंसंट्रेशन देखा। पीडीएफ कब अपलोड होगी बेटा? पीडीएफ साजिद मास ट्रांसफर में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो आपका अभी 2 लेक्चर का पीडीएफ अपलोड हुआ है, अब फिर से कम 2 लेक्चर का ही अपलोड होगा, ठीक है। दैट मीन्स कल के लेक्चर के बाद अपलोड करेंगे ताकि बच्चे लोग थोड़ा सा लेक्चर को लाइव देखें और समय पास करने के लिए पीडीएफ से जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितनी चीज़ें बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो टोटल लिखता नहीं है। बोलने में, समझाने में जो चीज़ें आपको दिमाग में बैठती हैं वो देख के केवल नहीं समझ सकते हो, तो लापरवाह बच्चे होते हैं। इस वजह से हम एक दिन डिले करके ही पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आपको कल मिलेगी। सो क्वांटिटीज ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? मोलर कंसंट्रेशन क्या था। स्टार्टिंग के 10 लेक्चर की पीडीएफ आपको हम थोड़ा डिले करके देंगे ताकि आप लाइव क्लास ज्वाइन करने के आदी बनो। देन उसके बाद आपको रोज की रोज हम पीडीएफ देते रहेंगे, रोज जैसे क्लास होगी तुरंत हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। हमने मोलर कंसंट्रेशन देखा, हमने मास कंसंट्रेशन देखा, हमने मोल फ्रैक्शन देखा, हमने मास फ्रैक्शन देखा। साजिद के सर कुछ पॉइंट नोट करने में रह गया था। चल भैया, अभी तुरंत अपलोड कर देंगे, खुश। लेकिन प्लीज एवरीवन ज्वाइन लाइव बेटा, ये जो लाइव चल रहा है लाइव वाले को लाइव में खत्म करो, एक्यूमुलेट ना करो, ठीक है। फिर हमने मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखा, वेलोसिटी, मास एवरेज, मोलर एवरेज, वेलोसिटी देखी। हमने मोलर एवरेज और दोनों का फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में देखा। कब बराबर होगा ये केस एनालिसिस किया हमने, एक छोटी सी केस एनालिसिस की हमने, केस एनालिसिस। और प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 1 वो स्टार्ट में ह्यूमिडिटी वाला था, टोटल प्रॉब्लम हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोगों ने लगाई है। देन हम यहाँ पे सिंपल आपको शॉर्ट ट्रिक बताए मोल फ्रैक्शन से मास फ्रैक्शन जाने का। कंसंट्रेशन डिफरेंस देखा आपने, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा, मोल ट्रांसफर, मास ट्रांसफर रेट, मोलर फ्लक्स, मास फ्लक्स देखा। इंटरव्यू के क्वेश्चन के रूप में आपने 2 केसेस को देखा, इक्विमोलर एंड बी स्टेगनेंट, नॉन इक्विमोलर भी होता है, अभी आगे वो डिटेल में जब डेरिवेशन चलेंगे तब बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ लेटेंट हीट। और यहाँ बी स्टेगनेंट केस में आपने देखा डिफ्यूजन ऑफ वी की डायरेक्शन क्या होती है। देन यहाँ पे आपने देखा फेज स्टेशनरी है या फेज ड्रिफ्ट है, तो किस प्रकार हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। और इस प्रकार आज का लेक्चर हम लोगों ने एंड कर लिया। सो बेटा डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर नोट्स एवरी डे। अगर आप रोज रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका एक्यूमुलेशन नहीं होगा, चीज़ें भूलेंगे नहीं, मिक्स नहीं होगी, ठीक है। और ध्यान रहे अभी भी बेहतरीन वाला ऑफर चल रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को, मित्र को, यार को, अगर आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो बेटा, तो आइकॉनिक प्लस पैच जो केवल 14,000 एक साल का फुल सब्सक्रिप्शन है, टेस्ट सीरीज से लेके हर एक सुविधाएं, डोज 5 बैच, प्योर न्यूमेरिकल बैच, प्री गेट, प्री बार्क, बार्क अदर इंडस्ट्रीज प्लान, सब कुछ इस समय इसके अंदर में है। जो अभी एडमिशन लेगा उसको फ्री है, बाद में सब अलग हो जाएगा। 24 मंथ यानी कि 2 साल में भी आते हो तो उस पर भी आपको बेहतरीन अंदाज में फ्री मिलता है। ये आप आसान से 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, जो 2 ईयर लेता है उसके लिए हमने 6 इंस्टॉलमेंट का प्रावधान रखा है, वो 6 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, ठीक है। ये अप टू 12
नहीं है रे बाबा, ये 12 कैसे हो गया, अप टू 6 इंस्टॉलमेंट। ओके, सो आई होप बेटा आप एंजॉय किए हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, बिकॉज अभी जस्ट सेशन स्टार्ट है, लेक्चर से स्टार्ट है, रन कर रहा है नया नया सब्जेक्ट। तो हम चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को जो चाहते हैं गेट के सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको फटाफट बता दो कि चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। और अपने नोट्स को बेटा एवरीडे रिवाइज करना मत भूलना, अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत ही अच्छी रैंक लेके आओ, अपनी ड्रीम जॉब को पाओ। अगर ड्रीम जॉब को पाते पाना चाहते हो, सपने देखते हो, तो इसके लिए बेटा एक ही तरीका है पाने का, वो है आई मस्ट डू माई रिविजन डेली, 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 आई मस्ट डू माई रिविजन डेली। ओके बेटा, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर बेटा। चला जाए, बोलो भाई, चला जाए। बोलो बेटा, सभी लोग बताओ, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, यू आर ऑल वेलकम बेटा, यू आर ऑल वेलकम। वेरी हैप्पी गुड नाइट बेटा, वेरी 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 हैप्पी गुड नाइट। अगले लेक्चर में आने के पहले नोट्स को रिवीजन करते रहना बेटा सभी लोग, ठीक है। वेरी हैप्पी गुड नाइट बेटा, वेरी हैप्पी गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू इन दिस सेशन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यू आर ऑल वेलकम बेटा।